अब आगे मिहिर रीति को बेडरूम में लेकर जाता है और फिर रूम के अंदर आकर उसे फिर से बेड पर रखता है और दोबारा से मूव करने लगता है। रीति कहती है, मैं अभी और नहीं कर पाऊंगी। मिहिर बोलता है, लेकिन रीति सच में, मैं और चाहता हूँ। रीति जब मिहिर की ऐसी वॉइस को सुनती है तो वह बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती है। और वही मिहिर दोबारा से रीति के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद तो ना जाने पूरी रात उन दोनों ने कितनी ही बार एक दूसरे के साथ लव मेकिंग की थी, उन दोनों को ही नहीं पता था। मिहिर फाइनली 4 बजे जाकर अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करता है और रीति के ऊपर ही सो जाता है। रीति तो पहले ही सो चुकी थी, लेकिन मिहिर बिल्कुल भी काम डाउन नहीं हो रहा था। ना जाने उसने पूरे रूम में कितनी ही पोजीशन में कितनी ही जगह एक दूसरे के साथ लव मेकिंग किया था। रीति तो लास्ट में पूरी तरफ से थक चुकी थी और वह सो चुकी थी, लेकिन मिहिर तो उसके सोने के बाद भी उसके साथ लव मेकिंग कर रहा था। मिहिर फिर ऐसे ही रीति के ऊपर वो भी सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, यानी मॉर्निंग नहीं बोल सकते हम क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी। रीति धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करती तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। अपनी पूरी बॉडी में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी है ही नहीं, मतलब उसकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो पेन नहीं कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, इतनी बुरी तरह से उसकी बॉडी पेन कर रही थी। जैसे ही मिहिर को कुछ फील होता है गीला गीला उसकी चेस्ट पर, तो मिहिर अपनी आइज को ओपन करता है। जैसे ही मिहिर अपनी आइज को ओपन करता है तो देखता है कि रीति की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मिहिर जब ये देखता है तो वो पैनिक कर जाता है और बोलता है, रीति क्या हुआ? रीति रोते हुए कहती है, आप बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, हटो यहाँ से, साइड हो, मुझे छोड़ो, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, आप मुझसे दूर रहो। मिहिर बोलता है, ओह रीति, लेकिन मैं क्या करूं, तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। और मैं कल रात अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया था क्योंकि तुम कल और ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे सामने सुंदर दिखने की? रीति मिहिर को गुस्से से देखती है और कहती है, आप बहुत गंदे हो, गलती खुद करते हो और इल्ज़ाम मेरे पर लगा देते हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप मुझसे दूर रहो। मिहिर कहता है, ओके ओके, शांत हो जाओ रीति, और रुको, मैं अभी तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, ठीक है? और प्लीज़ पैसे रो मत। मिहिर फिर रीति के आंखों से आंसू को वाइप करता है और फिर वह जल्दी से उठता है और रीति के लिए पेन किलर लेकर आता है जो वहीं पर थी, क्योंकि मिहिर को पता था कि यह हालत तो रीति की होने वाली है, लेकिन वो क्या करे। रीति को वो जब भी देखता है तो वो रोक ही नहीं पाता अपने आप को। मिहिर फिर जल्दी से रीति को मेडिसिन देता है और पानी देता है। रीति मेडिसिन को लेती है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है, उसके ईयर्स, चीक्स वगैरह, क्योंकि मिहिर अभी भी पूरी तरह से नेकेड था, वो भी रीति के सामने, और रीति ने ऐसे देख लिया था। रीति फिर जल्दी से अपने फेस को दूसरे साइड करती है और कहती है, जल्दी से कपड़े पहनिए आप। मिहिर रीति के मजे लेते हुए कहता है, क्या? रीति कहती है, क्या नहीं, जल्दी से पहन लीजिए कपड़े, मुझे नहीं देखना आपको ऐसे। मिहिर उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, रीति मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम कब तक ऐसे मुझसे शर्मागी? चलो हटाओ अपना हाथ अपने फेस से। रीति कहती है, बिल्कुल भी नहीं। मिहिर बोलता है, अगर तुमने नहीं हटाया तो मैं फिर दोबारा करूँगा। रीति कहती है, नहीं। फिर वो जल्दी से ऐसे बोल के अपने हाथों को हटा देती है और मिहिर की ओर देखती है। रीति की सीधी नज़र मिहिर के प्राइवेट पार्ट पर जाती है और वो अपने फेस को साइड कर लेती है। मिहिर जब देखता है कि रीति ने कहाँ देखा है तो वो स्माइल करता है और बोलता है, री मैं तुम्हारा हूँ और मेरी पूरी बॉडी तुम्हारी है, तो तुम्हें ऐसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। रीति जब ये सुनती है तो कहती है, ये कितने शेमलेस है और ये ऐसे मेरे अंदर था, ओ माय गॉड, ये सच में, तभी मैं सोचूं मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। रीति फिर कहती है, नहीं मुझे नहीं देखना। मिहिर फिर स्माइल करता है, उठता है और फिर वो जल्दी से अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और फिर रीति को भी ऐसे ही अपनी गोद में उठा लेता है। रीति कहती है, आह छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। मिहिर बोलता है, रीति तुम्हें क्लीन होना होगा क्योंकि देखो रूम की हालत क्या है, और वो बैग पूरी तरफ से मेसी था। मिहिर फिर रीति को लेकर जाता है, वॉशरूम में जाता है और वो दोनों हॉट बाथ लेते हैं। रीति तो सो ही चुकी थी। मिहिर रीति को खुद से दूर करता है, उसे बाथटब में अच्छे से लेटा है क्योंकि मिहिर जानता था कि उसकी बॉडी पेन कर रही होगी बहुत ज़्यादा ही। मिहिर फिर बाहर आता है और अपने आप को रेडी करता है और फिर बैग को देखता है, उसे अच्छे से क्लीन कर देता है और फिर वह बाहर जाता है और एक सर्वेंट से बोलता है कि जाओ रूम को क्लीन करो। सर्वेंट बोलती है, ठीक है। इसके बाद वो रूम में आती है। जैसे ही सर्वेंट वो रूम की
हालत देखती है तो वो भी बेचारी रेड हो जाती है। इसके बाद वो जल्दी से पूरे रूम को क्लीन करती है। क्लीन कर देने के बाद फिर वो नीचे आती है और बोलती है, सर क्लीन हो गया है। मिहिर बोलता है, ओके। मिहिर फिर रूम में जाता है और बाथरूम में जाता है। रीति को देखता है जो अभी भी आराम से बाथटब में सोई हुई थी। मिहिर एक टॉवल लेता है और उसमें रीति को रैप करके उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर रूम में आता है। फिर वो उसे अच्छे से वाइप करता है उसकी पूरी बॉडी को और फिर बैग पर लाकर उसे सुला देता है। मिहिर ने अभी भी रीति को कपड़े नहीं पहनाए थे। मिहिर फिर जल्दी से जाता है, मेडिसिन बॉक्स लेता है और जहाँ जहाँ उसने रीति को बाइट किया था वहाँ पर अच्छे से मेडिसिन लगाता है। मेडिसिन लगाने के बाद मिहिर रीति को कवर करता है। रीति को अच्छे से कवर कर देने के बाद मिहिर अपने ऑफिस वर्क को करने बैठ जाता है और वह सब तक अपने ऑफिस वर्क को जैसे ही वो कंप्लीट करता है तब तक शाम के 5 बजे बज जाते हैं। मिहिर देखता है कि रीति अभी भी सोई हुई है तो वह एक स्माइल करता है और फिर वह अपनी एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहां से चला जाता है। रीति जब उठती है तो अब 10 बज चुके थे नाइट के। रीति ये देखकर जल्दी से उठने की कोशिश करती है और फिर वह अपने आप को तो वो पूरी तरह से नेकेड पाती है। रीति को अब अपनी बॉडी में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। रीति उठती है और दोबारा से शव लेती है और फिर पूरे घर में देखती है, मिहिर था ही नहीं। रीति फिर वापस रूम में आती है, तभी उसकी नज़र टेबल पर जाती है, वहां पर एक नोट था। रीति उसे रीड करती तब उसे पता चलता कि मिहिर घर पर है ही नहीं। रीति फिर नीचे जाती है और अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती है, फिर उसे खाती है और फिर वो टीवी देखने लगती है। उसे टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलता कब नींद से वहीं पर सो गई। मिहिर पूरे 12 बजे घर वापस आता है। मिहिर देखता है कि रीति सो चुकी है। ऐसे ही मिहिर फिर रीति के पास जाता है और उसको एक नज़र देखता है और फिर वह अपने आप को फ्रेश अप करता है और फिर वह रीति के पास आकर वो भी सो जाता है, क्योंकि वह पहले ही बाहर से खाना खाकर आया था मीटिंग वगैरह की वजह से। हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। मिहिर उठता है तो देखता है कि रीति बेड पर नहीं थी। रीति पहले ही उठ वहां से जा चुकी थी। मिहिर के लिए ब्रेकफास्ट भी वो बना ली थी। मिहिर फ्रेश होकर नीचे आता है तो देखता है कि रीति ऑलरेडी वहां पर है। मिहिर रीति को किस करता है और फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मिहिर का फ़ोन रिंग करने लगता है। जैसे ही रीति और मिहिर एक दूसरे के पास बैठने ही वाले थे तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो दोनों लिविंग रूम में थे। मिहिर जब देखता है कि उसके दादाजी का कॉल है तो वह तुरंत उठा लेता है और बोलता है, हेलो दादाजी, कैसे हो आप? वहाँ पर सब ठीक तो है ना? दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, यहाँ पर सब ठीक है। जैसे ही मिहिर कुछ और बोलने वाला था, रीति जल्दी से आती है और फ़ोन ले लेती है और कहती है, मुझे बात करनी है। दादाजी कैसे हो आप? मुझे वापस आना है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और आपको पता है ये मुझे बहुत परेशान करते हैं वो इन्होंने। रीति इतना ही बोलती है, फिर वो चुप हो जाती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि क्या बोलने वाली थी वह अभी दादाजी से। फिर वह बात को पलट देती है और कहती है, वो मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे वापस आना है आपके पास, मैं यहाँ बोर हो जाता हूँ। मिहिर बोलता है, रीति क्या बोल रही हो तुम? रीति मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे जाना है, मुझे याद आ रही है दादाजी की, मुझे घर जाना है। मिहिर बोलता है, क्यों रीति, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? रीति कहती है, हाँ लेकिन मुझे सच में याद आ रही है दादाजी की और श्रेयादी की भी। तभी दादाजी कहते हैं, रीति बेटा, अभी तो तुम बाहर गई हो, कोई बात नहीं, तुम अपने हनीमून को अच्छे से एंजॉय करो। रीति जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही शाय फील होता है क्योंकि उसे पता था कि इसका मतलब क्या है। फिर वह कहती है, मुझे अच्छा तो लग रहा है लेकिन मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे वापस आना है। दादाजी रीति को समझाने लगते हैं कि उसे एंजॉय करना चाहिए, बहुत कम टाइम होता है कि मतलब ऐसे हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। रीति उनसे बातें करने लगती है। दादाजी कुछ देर रीति को समझाते हैं और फिर रीति भी थोड़ा सा मान जाती है कि हाँ ठीक है। इसके बाद फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और मिहिर रीति को देखने लगता है कि कैसे रीति उसके दादाजी से बातें कर रही है, मतलब उसे अच्छा लग रहा था। लगभग 2 घंटे तक मिहिर रीति को देखता रहता है कि वो कैसे उसके दादाजी से बातें कर रही है। 2 घंटे बाद जाकर वो दोनों कॉल को कट करते हैं और वही मिहिर तो इतना बोर हो चुका था कि उसकी आंखें ही बंद हो रही थी। रीति फिर मिहिर को देखती है और कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे सो क्यों रहे हो? मिहिर जब सुनता है कि रीति उससे बातें कर रही है तो वह उठता है और कहता है, हाँ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा हो गया बात करके? रीति बोलती है, हाँ हो गया, और हाँ मुझे सच में दादाजी की याद आ रही है और घर की भी। रीति बोलती है, प्लीज़ हम घर चलते हैं ना? मिहिर बोलता है, रीति तुम सच में जाना चाहती हो? रीति बोलती है,
हाँ मुझे जाना है, बहुत दिन हो गए हैं। फिर मिहिर कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है, चलो हम घूमने चलते हैं, उसके बाद हम वापस घर चलेंगे। ओके, तो रीति बोलती है, सच में हम चलेंगे हस्बैंड? मिहिर बोलता है, हाँ। फिर मिहिर बोलता है, ओके, चलो हम कुछ शॉपिंग करते हैं। अगर तुम्हारा मन नहीं लगा तो फिर हम वापस चलेंगे। रीति बोलती है, हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद मिहिर रीति को बाहर लेकर जाता है। वो दोनों पूरा दिन शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करके वापस घर आते हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की थी अपने लिए, एक दूसरे के लिए, खाने पीने के लिए और अपनी फैमिली के लिए। फिर वो दोनों आराम से खाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं और सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग को मिहिर और रीति अपनी पूरी पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ रीति का दिल नहीं लग रहा था। जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन फैमिली तो फैमिली होती है। फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही रीति घर आती है तो वो दादाजी को देखती है, जो वहाँ सोफे पर बैठे होते हैं। मिहिर पीछे पीछे आ रहा होता है। रीति भागकर जाती है और बोलती है, दादाजी। जैसे ही दादाजी रीति की आवाज़ सुनते हैं, वह बहुत खुश हो जाते हैं। उसे जोर से गले लगाते हैं और बोलते हैं, मेरा बच्चा आ गया। वह जल्दी से रीति के माथे पर किस करते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी बच्ची। रीति बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया दादाजी। वह काफ़ी देर तक उन्हें गले लगाए रखती है। फिर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ देर बाद मिहिर पूछता है, दादाजी श्रेया कहाँ हैं? दादाजी कहते हैं, वो शायद किसी काम से बाहर गई हैं बेटा। मिहिर बोलता है, ओह अच्छा, ठीक है। इसके बाद मिहिर अपने रूम में चला जाता है। वह फ्रेश होता है और अपना ऑफिस का काम करने लगता है। अब शाम का सीन, श्रेया घर आती हैं और जैसे ही वह घर आता आए हैं, वह मिहिर को ऑफिस में काम करते देखती हैं। भाई, आप आ गए। जैसे ही मिहिर श्रेया की आवाज़ सुनता है, वह तुरंत उठकर उसे गले लगा लेता है। श्रेया बहुत खुश हो जाती है अपने प्यारे बड़े भाई को देखकर। मिहिर पूछता है, श्रेया, अब तुम ठीक तो हो ना? श्रेया मुस्कुराते बोलती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो पूछती है, भाई रीति कहाँ है? मिहिर कहता है, वो थक गई है, अपने रूम में आराम कर रही है। श्रेया कहती है, ओह अच्छा। तभी मिहिर की नज़र उसके पेट पर जाती है, जो अब थोड़ा सा बाहर था। मिहिर मुस्कुराकर कहता है, और बेबी कैसा है? श्रेया हंसते हुए कहती है, मैं भी ठीक हूँ और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। मिहिर मुस्कुराकर कहता है, ओके, फिर तुम अब आराम करो। इसके बाद श्रेया अपने रूम में चली जाती है। मिहिर फिर से अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। कुछ देर बाद डिनर का टाइम हो जाता है। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। रीति पूरे डिनर के टाइम सबको बताती रहती है कि उसने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमी, बर्फ कैसी थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी होती है कि श्रेया और दादाजी दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। डिनर के बाद सब हॉल में बैठ जाते हैं। तभी रीति अपनी मेड से बोलती है और वो उसके रूम से बहुत सारे गिफ्ट बॉक्स ले आती है। रीति अपने दादाजी को गिफ्ट देती है, दी के लिए भी और आने वाले बेबी के लिए भी। फिर वह एक बहुत बड़ा टेडी बियर लेकर आती है और बोलती है, दादाजी देखिए, ये मेरा गिफ्ट है। इन्होंने ये एक गेम जीत कर लिया था, मुझे ये बहुत पसंद आया। दादाजी मिहिर की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि रीति के आने से मिहिर में बहुत बदलाव आ गया था। दादाजी फिर बोलते हैं, वाओ, ये बहुत प्यारा है। श्रेया भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, बहुत अच्छा है। रीति सबको एक एक करके सारे गिफ्ट देती है। फिर सब हंसी खुशी बातें करने लगते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वही दूसरी तरफ एक कमरे में 3 लोग बैठे होते हैं। मिसेज राठौड़, एक आदमी जिसने मास्क लगाया होता है और एक दूसरा जो चुपचाप खड़ा होता है। मिसेज राठौड़ गुस्से में बोलती है, तुम दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब तुम सबसे कुछ होता क्यों नहीं? अब जो मैं कहूँ वो करो। देखना कैसे हम मिहिर को सड़क पर ले आएंगे। मैं उसे तड़पते देखना चाहती हूँ, जैसे उसने मुझसे मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरा बिजनेस छीना, वैसे ही अब मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। उसके पूरे परिवार को मैं तड़पाऊंगी। मैं चाहती हूँ वो जिंदगी भर ये दिन याद रखें। ये कहकर वह खतरनाक मुस्कान देती है और उन्हें पूरा प्लान बताती है। तीनों हंसते हैं और कहते हैं, मिहिर, कल से तुम्हारी बर्बादी शुरू। डैश डैश डैश। अब अगली सुबह मिहिर उठता है और अपना फ़ोन चेक करता है। रीति अभी सो रही होती है। वह मुस्कुराता है और ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल जाता है। रीति घर पर ही रहती है। श्रेया रीति से कहती है,
आज मेरी कॉलेज की छुट्टी है। चलो बाहर चलते हैं, रीति मुस्कुराकर बोलती है। हाँ चलो। दोनों कार से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही कार निकलती है, एक आदमी फोन पर कहता है, मैडम वो लोग निकल चुके हैं। उधर से आवाज आती है, ओके उनका पीछा करो। तुम जानते हो क्या करना है? वह आदमी बोलता है, हाँ मैम। फोन कट जाता है। अब आगे। हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि हमारी श्रेया रीति से बोलती है कि वह उसे लेकर बाहर जाना चाहती है क्योंकि काफी दिन हो गए वह ऐसे ही घर में है और बोर हो रही है। तो रीति भी मान जाती है। श्रेया रीति को लेकर वहां से चली जाती है। जैसे ही मैशन से रीति और श्रेया कार में निकलती है, वहीं से एक कार उनका पीछा करना शुरू कर देती है, बिना इस बात की कोई खबर किए हुए कि कोई कार उनका पीछा कर रही है। श्रेया और रीति आराम से पीछे कार में बैठी हुई थी और दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी और बाहर का व्यू देख रही थी। रीति अब पूरी तरह अपनी पास्ट लाइफ को भूल चुकी थी और अपनी न्यू लाइफ को एंजॉय कर रही थी। अब उसके मन से पुरानी चीजों का डर निकल चुका था। अब वह सबके साथ कंफर्टेबल होकर बातें करती थी। मतलब अब वह बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। उसे किसी चीज का डर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ, जिस कार में श्रेया और रीति बैठी थी, उसके पीछे एक और ब्लैक कार थी जिसमें मिहिर के बॉडीगार्ड्स थे। क्योंकि उस हादसे के बाद से मिहिर ने अपने गार्ड्स को हिदायत दी थी कि अगर उसकी बहन, श्रेया, रीति या दादाजी इनमें से कोई भी घर से बाहर निकले तो पीछे एक सिक्योरिटी कार जरूर होगी। श्रेया ये बात जानती थी और उन्होंने कभी इस पर ऐतराज नहीं किया, क्योंकि उस हादसे के बाद कहीं ना कहीं वह खुद भी डर चुकी थी। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद उनकी कार एक बड़े मॉल के सामने रुकती है। ड्राइवर बोलता है, मैम हम मॉल पहुंच गए हैं। श्रेया कहती है, ओके। वह रीति का हाथ पकड़ती है और कार से बाहर निकालते हुए बोलती है, रीति पहले हम शॉपिंग करेंगे, मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है और तुम भी जो चाहो ले लेना। रीति मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है। दोनों मॉल के अंदर चली जाती हैं। मॉल में पहुंचते ही रीति श्रेया के लिए शॉपिंग करने लगती है क्योंकि अब श्रेया की प्रेगनेंसी को 2.5 महीना हो चुका था और उनका पेट हल्का हल्का दिखने लगा था। उनकी केयर के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, इसलिए आज वे यहाँ आई थी। रीति को पता चल गया था कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। इस बात से वह बहुत खुश थी और फोन में बच्चे के बारे में सर्च कर रही थी, कपड़े, खिलौने, देखभाल की सारी चीजें, सब कुछ। वह बहुत एक्साइटेड थी, हर चीज बड़े प्यार से देख रही थी। श्रेया के चेहरे पर भी सुकून और खुशी थी। शॉपिंग के बाद रीति अपने लिए कपड़े लेती है, फिर अपनी फैमिली के लिए और फिर मिहिर के लिए भी कुछ चीजें खरीदती है। श्रेया पूछती है, रीति अब क्या? रीति कहती है, अब बेबी शॉपिंग। श्रेया हंसकर कहती है, लेकिन हमें नहीं पता बेबी बॉय होगा या गर्ल। रीति मुस्कुराते हुए कहती है, सही है। श्रेया प्यार से बोलती है, कोई बात नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की हमारे लिए वही सबसे स्पेशल होगा। रीति शर्मा जाती है। दोनों बेबी क्लोथ्स सेक्शन में जाती हैं। रीति को एक बहुत प्यारी बेबी गर्ल ड्रेस पसंद आती है। वह खुशी से बोलती है, श्रेया दी, देखिए ना, ये कितनी प्यारी है। श्रेया भी मुस्कुराकर कहती है, बहुत सुंदर है, यही लेते हैं। तभी चलते चलते श्रेया किसी से टकरा जाती है। हाथ से बैग गिर जाता है। वह इंसान झुककर बैग उठाता है। आई एम सॉरी मैम। जैसे ही श्रेया ऊपर देखती है, सामने रणधीर खड़ा होता है। रणधीर धीरे से बैग थमाता है। माफ कीजिए, मेरा ध्यान नहीं था। रीति भी उसे पहचान लेती है। रणधीर की नज़र जैसे ही रीति पर पड़ती है, उसकी आंखों में अपराधबोध भर आता है। उसे अपनी पुरानी हरकतें याद आ जाती है, उसने रीति को कितना दर्द दिया था। रीति की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन वह आज भी उसे अपना मानती है। श्रेया कहती है, रीति हमें चलना चाहिए। रीति चलने लगती है, तभी रणधीर आगे आता है। मैम प्लीज, क्या मैं रीति से कुछ बात कर सकता हूँ? श्रेया सख्ती से बोलती है, नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। वह रीति को ले जाने लगती है। रणधीर रोकते हुए बोलता है, प्लीज सिर्फ 5 मिनट, मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ अपनी सारी गलतियों के लिए। श्रेया चुप हो जाती हैं। कुछ पल बाद बोलती हैं, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। रणधीर की आंखें भर आती हैं, थैंक यू सो मच। क्या हम कहीं बैठ सकते हैं? श्रेया सोचकर बोलती हैं, ठीक है। रणधीर कहता है, मैम प्लीज मेरे साथ चलिए। श्रेया कहती है, ओके। इस वक्त मिहिर के गार्ड्स मॉल के बाहर थे, क्योंकि श्रेया ने उन्हें कहा था कि अंदर आने की जरूरत नहीं है, मॉल में क्या खतरा हो सकता था। इसलिए गार्ड बाहर खड़े थे। उनमें से एक गार्ड श्रेया और रीति पर नजर रख रहा था।
अचानक उस गार्ड को एक कॉल आ जाता है और वह फोन पर बात करने लगता है। उसका ध्यान श्रेया और रीति से हट जाता है। रणधीर रीति और श्रेया को लेकर कैफेटेरिया की ओर चला जाता है। वहां वह दोनों को एक टेबल पर बैठा देता है और खुद भी सामने बैठ जाता है। वह रीति की ओर देखकर कहता है, रीति, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। जो भी पास्ट में हुआ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया। मैं उसके लिए तुम ही से माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी रीति, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माफी भी डिजर्व नहीं करता। मैंने तुम्हें बहुत बार हर्ट किया है। आई एम सॉरी रीति। रीति रणधीर की ओर देखती है और कहती है, कोई बात नहीं, आपने जो भी किया हो, कोई बात नहीं। मुझे इतना हर्ट नहीं हुआ और आपने अभी माफी भी मांग ली तो मैंने आपको माफ किया। ये सुनकर रणधीर को और भी ज्यादा गिल्टी फील होता है। वह जानता था उसने कितनी गलतियां की थी, कितनी बार रीति को चोट पहुंचाई थी, और अब रीति उसे इतनी आसानी से माफ कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। श्रेया ये सब देख रही थी। उसे भी कुछ फील हो रहा था लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने देखा था कि पिछले कुछ समय से रणधीर बदलने की कोशिश कर रहा था। वह चुप चुप सा रहता था लेकिन सुधरने की कोशिश कर रहा था, और यह बात श्रेया को कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी। कुछ देर तीनों बातें करते हैं। रीति अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताती है। रणधीर सब सुनता है और उसे अच्छा लगता है। तीनों कॉफी पीते रहते हैं। रीति की बातें सुनकर रणधीर को एहसास होता है कि रीति पहले कितना अकेली थी। उसे एक फैमिली की बहुत ज़रूरत थी, एक ब्रदर, एक सिस्टर, एक मम्मा, एक डैड। और आज जब ये सब उसे मिला तो उसकी जिंदगी बदल गई। रणधीर श्रेया की ओर देखता है और कहता है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहन का इतना ख्याल रखा। श्रेया मुस्कुरा कर कहती है, कोई बात नहीं, वो हमारी फैमिली का पार्ट है और उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिर वह रीति की ओर देखती है। रीति, चलो अब घर चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। रीति कहती है, ओके। इसके बाद श्रेया और रीति टेबल से उठती है, अपने शॉपिंग बैग उठाती है और जाने लगती है। रणधीर उन्हें जाते हुए देखता है, फिर खुद भी उठता है, अपनी कार की कीज लेता है और बाहर जाने के लिए मुड़ता है। लेकिन तभी वह देखता है, मॉल में लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी रणधीर को रीति के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह तेजी से मुड़ता है और देखता है, श्रेया नीचे गिरी हुई थी और रीति उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। प्लीज ऐसा मत करिए, उठिए ना। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई टकरा रहा था, कोई गिर रहा था। श्रेया की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके पेट में तेज दर्द हो रहा था। रणधीर भाग कर आता है और कहता है, श्रेया मैम, प्लीज खड़ी हो जाइए। वह उन्हें उठाने की कोशिश करता है। रीति रोते हुए बोलती है, ये क्या हो रहा है, प्लीज उन्हें बचाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रणधीर उसे शांत करता है और कहता है, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। वह दोनों का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। इधर मेहर के गार्ड्स भी देख लेते हैं कि मॉल में अफरा तफरी मची हुई है। वे तुरंत अंदर आते हैं, श्रेया और रीति को ढूंढने लगते हैं, लेकिन भीड़ में वे उन्हें कहीं नहीं देख पाते। गार्ड्स घबरा जाते हैं। इधर रणधीर श्रेया और रीति को पार्किंग एरिया की ओर ले जाता है। तभी पता चलता है कि मॉल में किसी ने फायरिंग की है, इसीलिए लोग डरकर भाग रहे हैं। वह कार खोलने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ धुआं फैल जाता है। रीति सिर पकड़कर कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा सर घूम रहा है। श्रेया कहती है, तुम ठीक तो हो ना। रणधीर दोनों का हाथ पकड़ता है, तुम दोनों मेरे साथ रहो। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने रणधीर के सिर पर जोर से वार किया। वह वहीं बेहोश गिर जाता है। तभी कुछ लोग आते हैं जिनके चेहरे पर मास्क होते हैं और हाथ में गन होती है। वे रीति और श्रेया को पकड़ लेते हैं और घसीट कर ले जाते हैं। वे दोनों के फोन और बाकी सामान जमीन पर फेंक देते हैं। रणधीर होश में आने की कोशिश करता है, हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन गिर जाता है। रीति और श्रेया छुड़ाने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, लेकिन धुआं जहरीला होता है और कुछ ही पल में दोनों बेहोश हो जाती हैं। वो लोग दोनों को उठाकर वहां से ले जाते हैं। इधर मेहर के गार्ड्स पूरे मॉल में ढूंढ चुके होते हैं, लेकिन रीति, श्रेया और रणधीर किसी का भी पता नहीं चलता। गार्ड्स घबरा जाते हैं। तभी एक गार्ड कांपते हाथों से फोन निकालता है। अब आगे एक गार्ड जल्दी से अपना फोन निकालता है और वह मेहर को कॉल करता है, लेकिन मेहर का फोन नहीं लग रहा था क्योंकि मेहर इस वक्त अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर था। तभी पहला गार्ड बोलता है, प्लीज उनके सेक्रेटरी को कॉल कीजिए।
ये सुनते ही दूसरा गार्ड जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वह मोहित को कॉल करता है। मोहित इस वक्त अपने ऑफिस रूम के अंदर था और वह कुछ फाइलों को चेक कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। इससे पहले कि वह फ़ोन उठा पाता, वहाँ पर प्रिया आ जाती है और बोलती है, बेबी तुम क्या कर रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मोहित प्रिया की ओर देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया उसकी ओर देखकर बोलती है, कितनी गलत बात है, तुम अपनी वाइफ को देखकर खुश भी नहीं होते। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई थी। मोहित कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन दोबारा रिंग करता है। वह फिर प्रिया की ओर देखकर बोलता है, तुम चुप करो, 1 मिनट, मुझे ये कॉल अटेंड करने दो, उसके बाद बात करता हूँ। प्रिया कहती है, ओके ठीक है, कर लो बात। मोहित जल्दी से फ़ोन उठाता है और जैसे ही गार्ड उसे बताता है, उसके हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है। ये देखकर प्रिया भागकर उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मोहित प्रिया की ओर देखता है, फिर खुद को संभालकर जल्दी से फ़ोन उठाता है और गुस्से में बोलता है, कैसे भी करके उन्हें ढूंढो। अगर वो दोनों नहीं मिले तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ये बोलकर वह फ़ोन काट देता है। प्रिया फिर पूछती है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहित बोलता है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ये बोलकर वह वहाँ से भागने लगता है और प्रिया भी उसका पीछा करने लगती है। मोहित सीधे मिहिर के ऑफिस के मीटिंग रूम में पहुंचता है और बिना दस्तक दिए दरवाज़ा खोल देता है। अंदर मीटिंग चल रही थी। मिहिर सबसे बात कर रहा था, लेकिन अचानक दरवाज़ा खुलते ही सबकी नज़र उसी ओर चली जाती है। मोहित को देखकर मिहिर चौंक जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे अचानक? मोहित घबरा कर बोलता है, भाई श्रेया और रीति नहीं मिल रही है। वो मॉल से गायब हो चुकी हैं। ये सुनते ही मिहिर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, फिर झट से अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और कहता है, क्या? मोहित बोलता है, हाँ। मिहिर तुरंत बोलता है, चलो अभी चलते हैं। तीनों लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। प्रिया भी उनके साथ चली आती है क्योंकि वह मिहिर और मोहित को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उनमें से एक उसका पति था तो दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड। रास्ते में मोहित उन्हें गार्ड्स की सारी बातें बता देता है। ये सुनकर मिहिर और भी ज्यादा घबरा जाता है। उधर मॉल में गार्ड्स हर जगह ढूंढ चुके थे, लेकिन रीति और श्रेया कहीं नहीं मिल रही थी। तभी एक गार्ड बोलता है, हमें उनके फ़ोन को ट्रेस करना चाहिए। वह जल्दी से टैब निकालता है और श्रेया के फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करता है। वे सब पार्किंग लॉट पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक इंसान बेहोश पड़ा है और उसके आसपास कुछ सामान बिखरा हुआ है, और वही श्रेया का फ़ोन भी पड़ा हुआ था। गार्ड तुरंत मिहिर को कॉल करके सारी जानकारी देते हैं। कुछ ही देर में मिहिर मॉल पहुंच जाता है और भागता हुआ पार्किंग लॉट में आता है। अंदर जाते ही उसकी नज़र रणधीर पर पड़ती है। रणधीर को देखते ही मिहिर का पारा चढ़ जाता है। गार्ड्स बोलते हैं, सर यह आदमी हमें यहाँ बेहोश मिला था और सर की कुछ चीज़ें भी यहीं पड़ी थीं। ये सुनते ही मिहिर आग बबूला हो जाता है। वह गार्ड्स को डांटता है, इसे मेरे घर ले जाओ और इससे अच्छे से पूछताछ करो। मैंने तुम लोगों को हर वक्त उनके साथ रहने के लिए कहा था, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? एक गार्ड डरते हुए बोलता है, सर हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन मिस ने कहा था कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मिहिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इन्फ, जल्दी ढूंढो उन्हें और मॉल की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालो। अगर वो नहीं मिले तो सच में तुम लोग मेरे हाथों मरोगे। गार्ड्स डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। मोहित और प्रिया मिहिर को शांत करने की कोशिश करते हैं। कूल डाउन, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मिहिर सख्ती से बोलता है, मुझे इसी वक्त पूरी मॉल की सीसीटीवी चाहिए। उधर मोहित और प्रिया अपने अपने फ़ोन निकालकर अपने डिटेक्टिव्स को कॉल करते हैं और रीति और श्रेया की जानकारी निकलवाने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद मिहिर अपने घर के बेसमेंट में एक कुर्सी पर बैठा होता है। उसके सामने रणधीर बंधा हुआ था। मिहिर गार्ड से कहता है, इसे होश में लाओ। गार्ड एक बाल्टी पानी लाकर रणधीर पर डाल देता है। रणधीर खांसता हुआ धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था क्योंकि उसके सिर पर जोरदार वार हुआ था। वह ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसे थोड़ा होश आता है, मिहिर आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है। रणधीर के मुंह से खून निकल जाता है। वह दर्द से कराह उठता है। मिहिर उसका कॉलर पकड़कर गरजते हुए कहता है, मेरी बहन और रीति कहाँ हैं? रणधीर हकलाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज यकीन करो। मिहिर चिल्लाते हुए बोलता है, झूठ मत बोलो, बताओ वो कहाँ हैं? रणधीर डरते डरते बोलता है,
मुझे सच में नहीं पता। वहाँ अचानक बहुत सारे लोग आए और उन्हें जबरदस्ती ले गए। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। मिहिर कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें कोई और ले जाए। एक तुम ही ऐसे इंसान हो जिसे उन दोनों से नफरत है। इसलिए सच सच बताओ, वो दोनों कहाँ है? रणधीर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। इसलिए प्लीज मेरे से ध्यान हटाओ और उन्हें ढूंढो, उनकी जान खतरे में है। अब आगे रणधीर बोलता है, प्लीज मिहिर, प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करो। मैं खुद उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। इतना कहकर वह चुपचाप वहां से चला जाता है। वह कुछ भी नहीं बोलता और रणधीर भी मिहिर के पीछे पीछे आने लगता है। मिहिर तेजी से एक रूम के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, देखता है कि वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और कई स्क्रीन ऑन थी जिनमें मॉल की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। मिहिर तेजी से आगे आता है और गुस्से में पूछता है, तुम लोगों को कुछ पता चला? एक आदमी बोलता है, सर देखिए, यहाँ कुछ लोग आते हैं और लिटिल मैम और श्रेया मिस को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। हमें उनके चेहरे क्लियर नहीं दिख रहे क्योंकि उन्होंने मास्क पहना हुआ है, इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल है। मिहिर गुस्से में सबकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? वह आदमी डरते हुए कहता है, सॉरी सर, हम उन्हें किसी भी तरह ढूंढ लेंगे, प्लीज गुस्सा मत करिए। मिहिर दहाड़ते हुए बोलता है, मुझे मेरी बहन और मेरी वाइफ दोनों चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। अगर वो मुझे नहीं मिले तो तुम सबको यहीं मार डालूंगा। सब डर कर बोलते हैं, सॉरी सर, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। मिहिर सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखने लगता है। स्क्रीन पर दिखाई देता है कि कैसे श्रेया कैसे रीति का हाथ पकड़ी हुई है, पार्किंग एरिया में जा रही है, लेकिन तभी कुछ दूसरे लोग आते हैं और उन्हें जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। मिहिर बस सब देख रहा था, तभी एक कार बोलता है, सर ये देखिए, हमें इस गाड़ी का नंबर थोड़ा सा दिख रहा है। स्क्रीन जूम होती है और मिरर में एक गाड़ी का नंबर फ्लैश होता है। मिहिर आदेश देता है, जल्दी पता करो ये गाड़ी किसकी है। जी सर, कहकर सब तुरंत काम में लग जाते हैं। मिहिर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। रणधीर भी सब देख रहा था और लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन अभी तक रीति और श्रेया के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। तभी अचानक मिहिर के फोन पर एक मैसेज आता है। वह पहले उसे इग्नोर करता है, लेकिन मैसेज बार बार आने लगता है। फ्रस्ट्रेशन में वह फोन निकालता है और देखता है किसी ने उसे एक वीडियो भेजा था। वह वीडियो प्ले करता है और वीडियो देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वीडियो में श्रेया और रीति को एक कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। मिहिर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी वीडियो में एक मास्क पहने इंसान सामने आता है और बोलता है, हाय लन मिहिर, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। समझ सकता हूँ, आखिर तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी वाइफ जो मेरे पास हैं। वह हंसता है, तुम्हारी वजह से जो मेरे साथ हुआ, अब उसका बदला मैं इन दोनों से लूंगा। वह कुर्सी से उठकर उनके पास जाता है। ये दोनों सोए हुई मुझे अच्छे नहीं लग रही है, रुको अभी जगाता हूँ। वह दोनों के पास जाकर उनके चेहरे छूता है। मिहिर गुस्से में अपनी मुठियां भींच लेता है। मास्क वाला श्रेया के पास बैठ जाता है, उसका चेहरा पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारी सिस्टर सच में बहुत खूबसूरत है, इसी की वजह से तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, और अब जब ये मेरे पास है तो मैं इसे जी भरकर देख सकता हूँ। और फिर वह रीति की तरफ देखता है और कहता है, और ये इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। जब पहली बार इसे देखा था ना, मैं इसे अपने बेड पर देखना चाहता था, लेकिन अफसोस तब नहीं कर पाया। वह जहर भरी हंसी हंसता है। अब तुम्हारी सिस्टर भी मेरे पास है और तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ भी। अब मैं दोनों का ऐसा हाल करूंगा कि तुम पहचान नहीं पाओगे। वह अपने गार्ड्स की तरफ देखता है, जल्दी इन्हें होश में लेकर आओ, मुझे इन दोनों से खेलना है। मिहिर घबरा जाता है। मिहिर चिल्लाते हुए अपने आदमियों की तरफ देखता है और कहता है, फाइंड आउट करो ये वीडियो कहाँ से सेंड किया गया है अभी। गार्ड तुरंत फोन लेकर बड़ी स्क्रीन पर चलाते हैं। डिटेक्टिव्स लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं। उधर गार्ड्स श्रेया और रीति पर पानी डालते हैं। दोनों धीरे धीरे होश में आती हैं और आंखें खोलती हैं। श्रेया की नज़र धुंधली थी। साइड में देखते ही उसे रीति नजर आती है। तुम ठीक हो? श्रेया आवाज भराकर पूछती है। रीति सिर पकड़ते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर बहुत दर्द कर रहा है। दोनों देखते हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, चारों तरफ गार्ड खड़े हैं और सामने वही मास्क वाला आदमी बैठा हुआ है। वह मुस्कुराकर बोलता है, हाय ब्यूटीज, कैसे हो मेरे मेहमानों? स्क्रीन पर देखो, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा भाई तुम्हें देख रहे हैं।
वह कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, मिहिर सिंह राजपूत, देख रहे हो ना, ये दोनों मेरे पास हैं और जितना दर्द तुमने मुझे दिया है उससे कई गुना दर्द अब मैं इन्हें दूंगा। तभी एक और औरत सामने आती है, जिसे देखकर मिहिर और रणधीर दोनों चौंक जाते हैं। वह औरत थी मिसेस राठौड़। मिसेस राठौड़ आगे आती है और शांत लेकिन जहरीली आवाज में बोलती है, तुमने मुझसे जो छीना है मुझे वो सब वापस चाहिए, वरना तुम्हारी सिस्टर और ये तुम्हारी वाइफ दोनों तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, मेरे आदमी तुम्हारे घर आएंगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे उन पर साइन करना, नहीं किए तो ये दोनों लाश बनकर भी वापस नहीं आएंगे। वीडियो कट हो जाता है। मिहिर वही खड़ा का खड़ा रह जाता है। फ्रीज सा। रणधीर बोलता है, नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। मिहिर गुस्से में रणधीर को पकड़ता है और जोर से बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रणधीर कांपते हुए कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? गुस्से में मिहिर उसे एक पंच मार देता है। रणधीर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद गार्ड रिपोर्ट देते हैं, सर, ये वीडियो मुंबई से बाहर किसी आइलैंड से भेजा गया है, एक लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। 2 घंटे बाद रणधीर मिहिर के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी सिस्टर और री को कुछ नहीं होने दूंगा। मिहिर अपनी ठंडी आंखों से उसे देखता है और कहता है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। रणधीर सिर झुकाकर कहता है, मुझ पर भरोसा रखिए। फिर वह चला जाता है। मिहिर अपने मेंशन लौटता है। घर के अंदर उसके दादाजी बैठे हुए थे और फिर वो घबराकर पूछते हैं, मिहिर बेटा, वो घर क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मिहिर चुप रह जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और डर सब एक साथ भड़क रहे थे। अब आगे मिहिर अपने दादाजी की ओर देखता है और उन्हें हक कर लेता है। और ये देखकर दादाजी डर जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे डरा रही हो बेटा। बेटा तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? मिहिर रोते हुए बोलता है, दादाजी श्रेया और रीति दोनों का ही किडनैप हो चुका है और वो बहुत दूर है, वो मुंबई में भी नहीं है। पता नहीं वो दोनों कैसे होंगे। जैसे ही दादाजी यह सुनते हैं वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और वह बोलते हैं, क्या मेरे दोनों बच्चे, मिहिर, वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? प्लीज मुझे बताओ। मिहिर जल्दी से अपने दादाजी की ओर देखता है और बोलता है, दादाजी आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें ले आऊंगा, मैं उन्हें बहुत जल्दी ले आऊंगा। आप चिंता मत करिए दादाजी, लेकिन मुझे जाना होगा, मुझे उन दोनों को लेकर आना है। सो आई एम सॉरी दादाजी, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। दादाजी जल्दी से मिहिर की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मिहिर बेटा प्लीज उन दोनों को जल्दी लेकर आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, प्लीज जल्दी लेकर आओ बेटा। मिहिर अपने दादाजी की ओर देखता है और बोलता है, दादाजी आप चिंता मत करिए, मैं उन दोनों को बहुत जल्द वापस लेकर आऊंगा, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। तभी वहां पर मोहित और प्रिया भी आ जाते हैं। मोहित जल्दी से मिहिर के पास आता है और बोलता है, मिहिर मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, तुम्हारा प्राइवेट प्लेन भी तैयारी, तुम दोनों अभी यहाँ से निकल जाओ वरना लेट हो जाओगे। मिहिर बोलता है, हाँ। इसके बाद मोहित जल्दी से दादाजी के पास जाता है और बोलता है, दादाजी प्लीज आप चिंता मत करिए, वो दोनों उन्हें लेकर आएंगे। मिहिर बोलता है, मोहित प्लीज मेरे दादाजी का ख्याल रखना। मोहित मिहिर की ओर देखता है और बोलता है, मिहिर यह सब बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, प्लीज तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मिहिर कहता है, हाँ। इसके बाद प्रिया जल्दी से मोहित के पास जाती है, उसे हक करती है और बोलती है, बेबी प्लीज अपना ख्याल रखना, ठीक है? मोहित एक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगा, प्लीज तुम भी सेफ रहना, ओके? प्रिया कहती है, हाँ वो तो मुझे रहना ही पड़ेगा, वरना अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा पति तो पागल ही हो जाएगा रोते रोते। इसके बाद वो मिहिर के पास जाती है और कहती है, मिहिर चले। मिहिर बोलता है, हाँ। इसके बाद मिहिर और प्रिया दोनों ही राजपूत मैशन से बाहर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं रणधीर को। रणधीर अपने अपार्टमेंट आता है। आने के बाद वह अपना फ़ोन निकालता है और अपनी मॉम को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ मिसेस राठौड़ एक रूम के अंदर बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी क्योंकि कुछ ही देर में उन्हें सब कुछ मिलने वाला था जो उन्हें चाहिए था, जो मिहिर ने उनसे लिया था। तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। मिसेस राठौड़ जल्दी से अपना फ़ोन देखती हैं और जैसे ही रणधीर का नाम देखती हैं, बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, बेटा रणधीर तुम ठीक तो हो ना? रणधीर अपने फेस पर एक फेक स्माइल लेकर बोलता है, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ।
मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना है। ये सुनकर मिसेज राठौर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लगभग 3 महीने हो गए थे उसके बच्चों ने उससे ठीक से बात नहीं की थी। मिसेज राठौर बोलती हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम मुझसे मिल सकते हो, लेकिन मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ। रणधीर बोलता है, मॉम प्लीज ना, मुझे आपसे मिलना है। आप और डैड कहाँ हो? मिसेज राठौर बोलती है, बेटा, तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो? रणधीर बोलता है, हाँ। इसके बाद मिसेज राठौर वहाँ का एड्रेस वगैरह सब कुछ रणधीर को बता देती हैं। ये सुनकर रणधीर बहुत खुश होता है। उसने मिहिर को सब चीजें बता दी थी। अब हम देखते हैं एयरपोर्ट का सीन। मिहिर रणधीर की ओर देखता है और बोलता है, अगर तुमने कोई भी चालाकी की और अगर मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना, तो यकीन मानो मैं तुम सबको मार दूंगा। रणधीर बोलता है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चाहे मेरी मॉम ही क्यों न हो, लेकिन मैं उन दोनों को वापस लेकर आऊंगा। मिहिर बोलता है, यही तुम्हारे लिए सही होगा। तभी रणधीर अपने हाथ को बहुत मुश्किल से पकड़कर रखता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है। रणधीर बोलता है, ओह माय गॉड, बहुत दर्द कर रहा है। मिहिर बोलता है, ये करना जरूरी था वरना पता नहीं तुम कहीं भाग जाओगे। रणधीर कहता है, मैं नहीं भागूंगा। ये बोलकर वह वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया और रीति दोनों एक रूम के अंदर बंद थे। तभी डोर ओपन होता है और 2 गार्ड अंदर आते हैं और उनके हाथ पैर खोल देते हैं क्योंकि वहां से भागने की कोई जगह नहीं थी। एक गार्ड खाना रखकर चला जाता है। श्रेया जल्दी से रीति के पास जाती है और कहती है, रीति, तुम ठीक हो ना? रीति कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। प्लीज आप कुछ खा लीजिए ना, आपने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया, ये आपके और बेबी के लिए सही नहीं है। श्रेया कहती है, नहीं रीति, मुझे नहीं खाना। रीति कहती है, प्लीज दीदी, खा लीजिए ना, कम से कम आपकी बेबी को तो जरूरत होगी ना इस खाने की। श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीति अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन दोनों जानती थी कि मिहिर उन्हें जरूर लेने जाएगा। खाना खाकर वे दोनों उठते हैं। श्रेया कहती है, रीति, हमें यहाँ से भागने के लिए कुछ देखना होगा। रीति खिड़की चेक करती है लेकिन वह बाहर से बंद थी और लोहे की रॉड्स लगी थी। वह बाहर देखती है लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आता है। तभी डोर ओपन होता है और एक लड़का अंदर आता है। रीति जल्दी से श्रेया को हक कर लेती है। वह लड़का उनके सामने बैठता है और कहता है, तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो? श्रेया उस लड़के को तुरंत पहचान जाती है और वह कहती है, तो इन सब के पीछे तुम हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें यहाँ से जाने देना चाहिए, वरना मेरा ब्रदर तुम्हारा वो हाल करेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वह लड़का उठाकर उनके पास आता है और श्रेया का चेहरा पकड़कर पिंच करता है और कहता है, सही कहा तुमने, मैं हूँ इन सब के पीछे। और तुम्हें ये जानकर तो खुश होना चाहिए कि चलो कोई तो है जो अभी भी तैयार है तुमने अपना बनाने के लिए। श्रेया कहती है, छोड़ो मुझे। वही ये देखकर रीति को बहुत गुस्सा आता है। वह उस लड़के का हाथ पकड़कर जोर से काट लेती है। वह लड़का चिल्लाकर हाथ पीछे करता है और बोलता है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। वह आता है और रीति के फेस पर जोर की स्लैप मारता है। रीति के लिप से ब्लड निकलने लगता है। श्रेया तुरंत रीति को हक कर लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की? वह लड़का बोलता है, अभी तो बस स्लैप मारा है, अभी तो। तभी डोर ओपन होता है और एक गार्ड बोलता है, सर आपको बाहर बुला रहे हैं। वह लड़का अपना हाथ पीछे खींचता है और बोलता है, मैं वापस आकर बताऊंगा कि टॉर्चर किसे कहते हैं। वह वहां से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद श्रेया रीति के फेस को पकड़कर कहती है, रीति, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? रीति जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। अब आगे मिहिर और प्रिया को, जो कि वहां पर आ चुके थे, जैसे ही उनकी फ्लाइट लैंड होती है वो जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। तब उन्हें रणधीर दिख जाता है। मिहिर और प्रिया ने दोनों ने ही अपने फेस को अच्छे से कवर किया हुआ था। वह जानते थे कि हो सकता है कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा हो या फिर वह रणधीर का पीछा कर रहा हो, इसीलिए वह कोई भी इस वक्त गलती नहीं करना चाहते थे। उन दोनों का फेस अच्छे से कवर था। किसी को भी नहीं पता था कि इस वक्त मिहिर कहाँ है, और जो कोई भी मिहिर के घर पर निगरानी रख रहा था उन्हें नहीं पता चला कि मिहिर इस वक्त घर में नहीं है। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि मिहिर अभी भी घर में ही है अपने, क्योंकि मिहिर अपने सीक्रेट रास्ते से अपने घर से बाहर निकला था और उसके साथ प्रिया भी थी और उसने मोहित को अच्छे से समझा दिया था कि उसे मिहिर के यहाँ ना
रहने पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वह अच्छे से अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहा था क्योंकि मिहिर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि रीति या फिर उसकी सिस्टर को कुछ भी हो। एयरपोर्ट पर आने के बाद फिर वो इधर उधर देखता है, तब सामने उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है और उसकी पॉकेट में एक फ्लावर लगा हुआ था। मिहिर उसे देखकर समझ जाता है कि ये रणधीर के लिए यहाँ पर खड़ा है। मिहिर फिर जल्दी से उस पर्सन के पास जाता है जो एक टैक्सी ड्राइवर की तरह लग रहा था, लेकिन वह टैक्सी ड्राइवर था नहीं। प्रिया उसके पास जाती है और कुछ कोड वर्ड बोलती है जिन्हें सुनने के बाद वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो अच्छे से समझ जाता है। फिर मिहिर और प्रिया वो दोनों चुपचाप टैक्सी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद फिर वो ड्राइवर उन्हें बता देता है कि इस वक्त रणधीर किस तरफ जा रहा है। उसकी बात सुनकर मिहिर बोलता है ओके, और फिर मिहिर जल्दी से अपना GPS टैगर ऑन करता है और वो अपने ब्लूटूथ वगैरह को अच्छे सेट कर लेता है जिससे उसे पता चल जाए कि रणधीर कहाँ है, क्योंकि उस पर्सन ने सब चीज़ें बता दी थी मिहिर को। मिहिर फिर अपने फ़ोन को अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और कहता है रणधीर। रणधीर जैसे ही मिहिर की वॉइस को सुनता है तो वो बोलता है हाँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। ओके, तो मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता और सभी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके मैं सेंड कर दूंगा। मिहिर बोलता है ओके। इसके बाद मिहिर फिर वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाता है। वही मिहिर के वहाँ से जाते ही रणधीर एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। वह बाहर आता है तो वहाँ पर एक पर्सन रणधीर के पास आता है क्योंकि मिसेज राठौड़ ने पहले ही बता दिया था रणधीर को कि उसे रिसीव करने के लिए एक आदमी भेज रही है। रणधीर जैसे ही बाहर निकलता है एक आदमी उसके पास आता है और उसे कुछ बताता है और एक पेपर देता है। रणधीर उसे रीड करता है और फिर उसके साथ चला जाता है। रणधीर वहां से एक टैक्सी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही उस टैक्सी में बैठे रहने के बाद रणधीर देखता है कि कार रुक चुकी है। रणधीर फिर वो टैक्सी ड्राइवर बाहर निकल कर आता है और वो रणधीर की ओर देखता है। तभी अचानक से 2 लोग आते हैं और रणधीर को पकड़ लेते हैं। ये देखकर रणधीर डर जाता है और बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। तभी वो दोनों आदमी बोलते हैं चुप रहिए, हमें आपको वहां पर ले जाना है तो हमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी ताकि आपको ये ना पता चल सके कि हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब जैसे ही रणधीर ये सुनता है तब वो चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं करता। वो दोनों पर्सन रणधीर की आंखों पर पट्टी को बांध देते हैं ब्लैक कलर की और फिर वहां से उसे लेकर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ श्रेया और रीति को देखते हैं जो कि उसी रूम में बंद थी। श्रेया ने रीति को गले लगाया हुआ था क्योंकि रीति बहुत ही डर चुकी थी। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन श्रेया लन अपने आप को संभाल लेती है और वो रीति को कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अगर वो भी डर गए तो फिर रीति को कौन संभालेगा, और रीति तो इतनी छोटी है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। श्रेया कहती है रीति चिंता मत करो, सब ठीक होगा, भाई हमें जल्दी ही बचाने के लिए आ जाएंगे, चिंता मत करो तुम। रीति कहती है दीदी मुझे डर लग रहा है अगर हम नहीं मिल पाए तो। श्रेया कहती है रीति तुम्हें पता है मेरा भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि अगर इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया तो मेहर भाई इसका क्या हल करेगी ये तो खुद भी नहीं जानता है। ये बोलकर फिर वह रीति कंफर्ट फील कराने की कोशिश करती है। रीति फिर थोड़ा श्रेया से दूर होती है और कहती है आप सो जाए, बेबी को जरूरत होगी ना सोने की, आप सो जाए, आप कितनी थकी हुई लग रही है, आप सो जाए। श्रेया कहती है नहीं रीति मैं नहीं सो सकती। रीति कहती है दीदी प्लीज आप सो जाए, मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है, कुछ भी होगा तो मैं देख लूंगी। श्रेया कहती है नहीं रीति तुम सो जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। रीति कहती है दीदी आपका सोना जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर बेबी की जिम्मेदारी भी तो है। श्रेया जेंटली कहती है ओके। वो जानती थी कि इस वक्त उसके लिए आराम करना कितना जरूरी है। अगर वह इसी तरह से स्ट्रेस लेती रही तो यह उसके और उसकी बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सोचकर फिर श्रेया मान जाती है। रीति फिर श्रेया का हाथ पकड़कर नीचे जमीन से उठती है और उस रूम के अंदर जो बेड था उस पर श्रेया को लेटने को बोल देती है और उन्हें अच्छे से कवर करती है। श्रेया भी अपनी आइज़ को बंद कर लेती है। हालांकि उसे नींद नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती है और स्ट्रेस फ्री रहने की ट्राई कर रही थी। वही रीति ऐसे ही बैठकर उसे देखती रहती है। आधे घंटे के बाद श्रेया सो चुकी थी। रीति उसे सोता हुआ देखकर स्माइल करती है और फिर वो वही बेड पर अच्छे से बैठ जाती है। फिर वो डोर की ओर ही देखने लगती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ना जाने कब कौन यहाँ अंदर आ जाए और उनके साथ ना जाने क्या हो जाएगा। रीति तो 1 सेकंड के लिए भी अपनी पलकों को बिल्कुल भी नहीं झपकी है। रीति ऐसे ही 3 घंटे से बैठा रहती है और वो बस स्टेयर की ओर देखते जा रही थी।
रीति की आंखें बंद हो रही थी लेकिन फिर भी वह कैसे ना कैसे करके अपनी आईज को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ श्रेया को काफ़ी देर ट्राई करने के बाद नींद आ चुकी थी क्योंकि वह ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बहुत ही थक गई थी, इसीलिए वह सो जाती है। अब लगभग श्रेया को सोते हुए 3 घंटे हो चुके थे। श्रेया धीरे से अपनी आईज को ओपन करती है। जैसे ही वो अपनी आईज को ओपन करती है तो वो रीति को देखती है जो बेचारी अपनी आईज को अभी भी ओपन रखने की कोशिश कर रही थी। श्रेया जब ये देखती है तो वह उठकर बैठ जाती है और कहती है, रीति एक काम करो, अब तुम सो जाओ, मैंने रेस्ट कर लिया है, ठीक है। रीति कहती है, नहीं दी, मैं ठीक हूँ, आप सो जाए। श्रेया कहती है, रीति मैं देख रही हूँ कि तुम्हें कितनी नींद आ रही है, तुम सो जाओ। रीति कहती है, लेकिन श्रेया कहती है, रीति प्लीज, फिर रीति कुछ भी नहीं बोलती है। श्रेया फिर रीति को अपनी गोद में सुला लेती है और वह उसके सर पर पैक करने लगती है। कुछ देर बाद रीति को भी नींद आ जाती है। श्रेया भी डरी हुई थी और वह बार बार डोर को ही देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिहिर वहां पर आ चुका था जहां रणधीर ने उसको रुकने के लिए बोला था। मिहिर वहां आने के बाद चीजों को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसे रणधीर की लोकेशन है वह शो नहीं हो रही है। ये देखकर मिहिर डर जाता और बोलता है, प्रिया यहाँ पर मुझे रणधीर की लोकेशन शो नहीं हो रही है। ये सुनने के बाद प्रिया भी जल्दी से उस चीज को चेक करती है और कहती है, हाँ लेकिन हम पता कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो मिहिर, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ये बोलकर प्रिया जो थी वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और वह किसी को कांटेक्ट करती है। लगभग 5 मिनट वो बात करती है। बात करने के बाद वो पसंद बोलता है, ओके मुझे सेंड करिए। प्रिया कहती है, ओके। फिर प्रिया जल्दी से वो सभी डिटेल्स उसे सेंड कर देता है और 15 मिनट के अंदर ही जो चीज़ें थी वो सब प्रिया उसे मिल जाती है। प्रिया स्माइल करती है और बोलती है, मिहिर ये देखो, उन्होंने इन सब चीज़ों का यूज़ किया है, इसीलिए हम उनकी जो लोकेशन है उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर जैमर्स वगैरह लगाए गए थे। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो उससे भी हाई है, तो मिल गया मुझे। वही हम रणधीर को देखते हैं। रणधीर को कुछ लोग गाड़ी में पकड़ कर ला रहे थे, तभी उसे एहसास होता है कि वह कुछ हेलीकॉप्टर टाइप की जगह पर है क्योंकि उसे तेज हवा ये सब चीज़ें फील हो रही थी। वो लोग रणधीर को पकड़कर लेकर आते हैं और उसे एक हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। वो हेलीकॉप्टर वहां से फ्लाई करता है। रणधीर यह सब चीज़ें महसूस कर सकता था, तो उसे पता चल रहा था कि ये लोग उसे हेलीकॉप्टर में कहीं लेकर जा रहे हैं। रणधीर कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे ही लगभग आधी घंटे के बाद ही वो हेलीकॉप्टर एक बहुत ही बड़े से आइलैंड पर लैंड होता है। लैंड हो जाने के बाद कुछ लोग रणधीर को पकड़कर नीचे उतारते हैं और वह उसे लेकर आते हैं और उसे एक बहुत बड़े मेंशन के अंदर लेकर चले जाते हैं। मेंशन के अंदर लाने के बाद उसे एक लेडी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वी लेडी कोई और नहीं मिसेज राठौर थी। वह रणधीर को अपने सामने देखकर बोलती है, इसकी पट्टी निकालो। वो पसंद अपना सिर हमें हिलाता है और वह रणधीर के आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी उसे निकाल देता है। रणधीर अपनी आईज को कुछ देर तक तो ओपन नहीं करता क्योंकि काफ़ी देर से उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। फिर वो कुछ मिनट के बाद धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करता है तो उसे कुछ बैलरी सा विजन दिखाई देता है। फिर उसके बाद जैसे ही उसका विजन क्लियर होता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके सामने उसकी मॉम है। रणधीर अपनी मॉम को देखकर थोड़ा सा इमोशनल होने का ड्रामा करता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम ने क्या किया है, इसीलिए। फिर वो बोलता है, मोम मैंने आपको कितना मिस किया। ये सुनिए बोलकर रणधीर भागते हुए जाता है और वो मिसेज राठौर को हक कर लेता है। मिसेज राठौर भी आखिरकार एक माँ है अपने बच्चों के लिए, तो वह प्यार को दिखाएगी ही। वह जल्दी से रणधीर को गले लगा लेती है और वह बोलती है, मेरा बच्चा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने कितने महीनों से तुम्हें नहीं देखा है। ये बोलकर वो रोने लगती है। रणधीर भी फेक टीयर्स वगैरह दिखाता है और वो भी अपनी मॉम को गले लगाता है। मिसेज राठौर बोलती है, बच्चा अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना। रणधीर कहता है, हाँ मॉम मैं नहीं जाऊंगा, ये सब उस मिहिर की वजह से हुआ है, उसी की वजह से हमें इतना सफ़र करना पड़ा, हमारा सब कुछ चला गया। मिसेज राठौर जब ये सुनती है तो वह गुस्से से बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन चिंता मत करो बेटा, हमें सब कुछ वापस मिल गया है हमारा, और हमें सब कुछ हमारा पहले वाला ही नहीं मिला, अब तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है, तो तुम चिंता मत करो। अब मैं उस मिहिर को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये बोलकर मिसेज राठौर स्माइल करने लगती है। जब रणधीर ये सुनता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे पता ही नहीं था। वो बोलता है, क्या सच में मॉम? उसकी मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, देखो अब मैं उनके साथ क्या करती हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का भी आ जाता है। रणधीर जैसे ही उस लड़के को देखता है वह हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, मुंबई के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन का बेटा था।
और यह एक ही चीज़ के लिए फेमस था, लड़कियों को अपने बिस्तर पर ले जाने के लिए और उनको रातों रात गायब करवाने के लिए। उसको देखने के बाद रणधीर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था उस वीडियो में उसने क्या क्या किया था, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो उस लड़के पास जाता है और कहता है, सौरभ तुम यहाँ पर। वही सौरभ रणधीर को देखता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है, ओ ब्रो तुम कैसे हो, आखिरकार तुम्हारी वजह से तो इतना सब कुछ हो गया। रणधीर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ तो क्या करूँ, तुम्हें पता है ना मैं फन करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तुम मुझे अच्छे से जानते हो सौरभ कि मैं कितना बड़ा प्लेबॉय हूँ और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं। जब सौरभ ये सुनता है तो वो स्माइल करता है, लेकिन सौरभ को गुस्सा दिलाने के लिए रणधीर बोलता है, वैसे तुमने क्या किया, ओ माय गॉड तुमने तो कुछ भी नहीं किया था ना। लेकिन हाँ करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन तुम्हारे से कुछ हुआ ही नहीं, लगता है तुम बहुत ही बेकार हो चुके हो। वैसे मैंने सुना था मिहिर ने तुम्हारे साथ कुछ किया था। ओह ये तुम्हारा फेस ऐसे क्यों है, वैसे मुझे बताओगे। ये सुनने के बाद सौरभ को बहुत गुस्से में आता है और बोलता है, रणधीर अपने लिमिट में रहो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। रणधीर कहता है, ओ रियली। सौरभ बोलता है, हाँ बिल्कुल, अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तभी मिसेज राठौड़ आती है और बोलती है, चुप हो जाओ तुम सब लोग और यह सब बकवास बातें करना बंद करो, ठीक है, हमें जो करना है हमें वो करना चाहिए, ना कि इन फालतू बातों पर ध्यान देना चाहिए। सौरभ बोलता है, हाँ समझ गया, लेकिन आप इधर क्यों हो। मिसेज राठौड़ जब ये सुनती है तो वो बोलती है, अच्छा मैं डरपोक हूँ, तुमने इतने टाइम से क्या कर लिया, कम से कम मैंने इतना कुछ तो किया है। उस मिहिर को अपने पैरों में ने झुका दिया तो मेरा नाम बदल देना, ये बोलकर वह स्माइल करती है, फिर वह वहां से चली जाती है और वो जाते हुए रणधीर को बोलती है, बेटा चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। रणधीर जब बोलता है, हाँ मॉम बस मैं अभी आता हूँ, वैसे बस मुझे थोड़ी सी बातें करनी है अपने पुराने दोस्त से। उसकी मॉम बोलती है, रणधीर बातें बाद में कर लेना, लेकिन मुझे फिलहाल तुमसे कुछ बातें करनी है, इम्पोर्टेंट है, चलो मेरे साथ। रणधीर बोलता है, ओके मॉम, फिर वो सौरभ की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें तुमसे डिस्कस करनी है। सौरभ बोलता है, हाँ बिल्कुल ज़रूर, यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे रणधीर अपनी मॉम के साथ एक रूम में आता है, मिसेज राठौर भी उसे वहाँ अच्छे से बैठती है और वो अच्छे से चेक करती है और बोलती है, रणधीर बेटा आई एम सॉरी इतने टाइम तक तुम्हें सफ़र करना पड़ा, लेकिन अब चिंता मत करो, सब ठीक हो चुका है और अब वो मिहिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये देखो मैंने हमारी जितनी भी चीज़ें, कंपनी, हमारा घर, सब कुछ जो सेल हो चुका था वो हमें वापस मिल गया है, और इतना ही नहीं इससे ज़्यादा चीज़ें भी हमें मिली है। अब हम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे और अब हम हमारी पूरी लाइफ को बहुत ही अच्छे से और पीसफुली जिएंगे। रणधीर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल मॉम, क्यों नहीं। उसकी मॉम बोलती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि सब तुम संभालो, क्योंकि अब मेरी इतनी एज नहीं रही है और मैं अब सब चीज़ें तुम्हें देना चाहती हूँ, प्लीज़ बेटा अब पहले की तरह कोई बेवकूफ़ी मत करना और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना और अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें उन्हें अच्छे से रखना। रणधीर बोलता है, हाँ बिल्कुल मॉम। ऐसे ही वो कुछ देर बातें करते रहते हैं और फिर देखता है कि नाइट हो चुकी है, फिर वो डिनर कर लेते हैं। उसके के बाद उसकी मॉम तो अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए, लेकिन रणधीर पूरे घर को देखता है और वह सोचता है कि आखिरकार रीति और श्रेया को इन्होंने कहाँ रखा होगा। वो यही सब पता करने के लिए इधर से उधर घूम रहा था। ऐसे ही ढूंढते हुए वह उस घर से बाहर आ जाता है। जब रणधीर घर से बाहर आता है तब वह देखता है कि यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है और यह एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ये सब चीज़ें देखकर रणधीर तो शॉक रह जाता है कि उसकी मॉम इतनी डेंजरस हो सकती है, क्या ही बताए। वो इधर उधर बाहर भी चीज़ें चेक करता है, लेकिन गार्ड उसे ज़्यादा दूर नहीं जाने देते, वो उसे अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। रणधीर ज़्यादा जिद नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस आ ही रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ गार्ड जो थे वो घर के पीछे की ओर जा रहे थे। जब रणधीर ये देखता है तो वो सोचता है कि उसे इनका पीछा करना चाहिए, यही सोचकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर सौरभ को देखता है। सौरभ उन गार्ड से बोल रहा था कि अच्छे से चेक करो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। वो गार्ड्स बोलते हैं, जी सर हम अच्छे से चेक करेंगे। सौरभ बोलता है, वेरी गुड, फिर वह उसी ओर आने लगता है। रणधीर जब ये देखता है तो वो जल्दी से वहां से भाग जाता है और वह घर के अंदर आ जाता है और वही सोफे पर बैठ जाता है। फिर वो कुछ सोचता है और फिर वो जल्दी से एक मेड को बुलाता है। मेड आती है और बोलती है, जी सर।
रणधीर उसे जल्दी से वाइन की बोतल लेने के लिए बोल देता है। वो मेड अपना सर हाँ में हिलाती है और वहां से चली जाती है। उस मेड के वहां से जाने के बाद रणधीर एकदम कंफर्टेबल होकर उस सोफे पर बैठ जाता है और एक मैगजीन को रीड करने लगता है। तभी सौरभ वहां आता है। जैसे ही सौरभ रणधीर को देखता है तो वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सोना नहीं है? कितनी रात हो चुकी है? रणधीर जब ये सुनता है तो वह सौरभ की ओर देखता है और बोलता है, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ फनी कर लूँ। सौरभ जब ये सुनता है तब वो भी उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, फन? अच्छा, क्या फन करना चाहते हो तुम? रणधीर कहता है, कुछ भी इंटरेस्टिंग सा, वैसे फिलहाल तो मेरा मूड ड्रिंक करने का है। तभी वहां पर वो मेड भी आ जाती है जिसके पास में काफी सारी वाइन की ग्लास थी जिसमें वाइन थी। रणधीर कहता है, यहाँ इसे रख दो और तुम जाओ। वह मेड वाइन की बटल्स को और वाइन के गिलास को वहां रख देती है और फिर वो मेड वहां से चली जाती है। मेड के जाने के बाद रणधीर वाइन की बोतल लेता है वाइन की, और फिर वह ग्लास में डालता है और उसे पीने लगता है। फिर वो सौरभ की ओर देखता है और बोलता है, तुम नहीं पियोगे? सौरभ स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद फिर वह दोनों वहां पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। रणधीर बस एक ही वाइन के गिलास को अपने हाथ में लिए हुए रखता है और धीरे धीरे करके बस उसी में थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करने लगता है, लेकिन वो जानबूझकर सौरभ को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है। सौरभ अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से वह ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं पा रहा था। रणधीर जब देखता है कि अब सौरभ पूरी तरह से ड्रंक हो गया है तब वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है, सौरभ, मेरा कुछ फन करने का मन कर रहा है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं क्या, जिससे हम एंजॉय कर सके? बहुत टाइम हो गया है वह जब मैंने किसी के साथ फन नहीं किया, तुम समझ रही हो ना? सौरभ जब ये सुनता है तब वो स्माइल करता है और बोलता है, फन? हाँ, वो तो हम अभी भी कर सकते हैं। रणधीर जब ये सुनता है तो वो बोलता है, सच में? सौरभ बोलता है, तुम्हें सच में करना है? रणधीर कहता है, हाँ बिल्कुल यार, मैंने बहुत दिनों से नहीं किया है। मैं अभी सिर्फ एंजॉय करना चाहता हूँ यार, सच में मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। सौरभ जब ये सुनता है तो बोलता है, ओके चलो हम चलते हैं। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है। रणधीर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। सौरभ घर से निकलकर बाहर आता है और वो जैसे ही बाहर आता है और फिर वह घर के पीछे का जो एरिया था उसकी ओर जाने लगता है। रणधीर भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। वो दोनों ही ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो, क्योंकि हो सकता है इससे गार्ड को शक हो जाए। सौरभ जब गार्ड के पास पहुंच जाता है तब वह गार्ड बोलता है, सर इस वक्त आप? सौरभ उनकी ओर गुस्से में देखता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये पूछने की? मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। वह गार्ड उसकी इस बात को सुनकर चुप हो जाता है। सौरभ आगे की ओर जाने लगता है। जैसे ही रणधीर जाने लगता है तब वो गार्ड रणधीर को रोक देता है। रणधीर उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? वो बोलता है, सॉरी सर, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं कर सकते, हमें मना किया गया है। रणधीर जब ये देखता है तब वो सौरभ की ओर देखता है और बोलता है, हे सौरभ, तुम्हारे गार्ड्स मुझे आने नहीं दे रहे हैं, अब क्या करूं? सौरभ पीछे मुड़ता है और रणधीर की देखता है, फिर गार्ड की ओर देखता है और बोलता है, उसे आने दो, वो मेरा फ्रेंड है। वो गार्ड ये सुनकर बोलता है, ओके सर। वो गार्ड सामने से हट जाते हैं। रणधीर फिर सौरभ पीछे पीछे चलने लगता है। सौरभ चलते चलते हुए घर की पिछली साइड पे आ जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डोर लगा हुआ था। रणधीर देखता है कि यहाँ पर एक डोर है, फिर वो सौरभ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सौरभ गिरने ही वाला था लेकिन तभी रणधीर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, कम डाउन सौरभ। सौरभ बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो डोर को ओपन करता है और अंदर जाने लगता है। रणधीर ने उसे थोड़ा सा सहारा दिया हुआ था ताकि वह गिर ना जाए। अगर वह गिर गया तो उसे पता कैसे चलेगा कि रीति और श्रेया कहाँ पर है, इसीलिए वह ऐसा कर रहा था। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी गैलरी थी। गैलरी से चलते हुए जैसे ही वो जा रहे थे तो वहां पर बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे जिनके हाथ में गन वगैरह थी और वहां पर सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीजें लगी हुई थी। सौरभ एक एक करके सभी चीजों को ओपन करता है और रणधीर सब चीजें अच्छे से नोटिस कर रहा था। फिर वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा रूम है। सौरभ उस रूम के पास जाता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने फिंगरप्रिंट से उस डोर के लॉक को ओपन करता है और वह डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन होता है तो जो रीति और श्रेया बेड पर सोए हुई थी, यानी कि रीति सोई हुई थी और श्रेया उसके सर पर पैट कर रही थी। जैसे ही डोर ओपन होता है श्रेया डोर की ओर देखती है। जब वो डोर की ओर देखती है तो वो डर जाती है और वो रीति को कसकर पकड़ लेती है।
रीति जब अपने ऊपर किसी टाइट ग्रिप को महसूस करती है तो रीति की भी आंखें खुल जाती हैं। धीरे धीरे वह भी उठती है और कहती है, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? तभी सौरभ अंदर आता है और बोलता है, हेलो ब्यूटीज, कैसी हो? देखो मैं फिर से आ गया हूँ, क्या करूँ, रह ही नहीं जाता मुझे तुम दोनों के बिना। और फिर वह पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, हे कहाँ गए तुम? तुम्हें फन करना था, अब तुम यहाँ पर आ ही नहीं रहे हो। तभी धीरे धीरे करके रणधीर रूम के अंदर आता है। जैसे ही श्रेया और रीति रणधीर को देखती है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और श्रेया तो रणधीर को देखकर फ्रीज हो जाती है। अब आगे श्रेया जैसे रणधीर को वहां पर देखते हैं वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि को वहां देखकर तो उन्हें यकीन नहीं होता। रीति भी जब रणधीर को देखती है तब वो जल्दी से कहती है, भाई आप हमें बचाने आए हो ना? मैंने कहा था ना कोई हमें बचाने जरूर आ जाएगा। दी देखिए ये हमें बचाने आए, प्लीज भाई हमारी हेल्प कीजिए ना, इन्होंने हमें यहाँ कर बांध करके रखा है। रणधीर यह सब सुन रहा था और उसे बहुत हट हो रहा था। रीति फिर जल्दी से रणधीर की ओर जाने लगते है लेकिन तभी सौरभ उसका हाथ पकड़ता है और उसे पकड़ते हुए अपने पास करता है और बोलता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी हेल्प करने आया है? बिल्कुल भी नहीं। जब श्रेया ये सुनती है तब वो जल्दी से आगे आता इन है और वो रीति को सौरभ से दूर करती है और उसे अपने पीछे करते हुए खड़ी हो जाती है। कहती है, अगर इसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सौरभ श्रेया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ओ माय गॉड, क्या करूं मैं? तुम्हें क्या लगता है तुम इसे मुझसे बचा पाओगी? इसे तो छोड़ो, क्या तुम खुद को भी बचा पाओगी? ये बोलकर सौरभ आगे बढ़ता है और जैसे ही वह श्रेया को टच करने वाला था उनके फेस, लेकिन तभी रणधीर आता है और वह उसका हाथ पकड़ लेता है। जब सौरभ ये देखता है तब वह रणधीर को घूरने लगता है और कहता है, हे तुम्हें क्या हो गया? और तुम मेरा इस तरह से हाथ क्यों पकड़ रहे हो? बड़ी क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रणधीर उसकी ओर देखता है, बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देखता है लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है, सौरभ तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते हो क्योंकि यह तो मेरी टॉय है ना, मैं इसके साथ फन करना चाहता हूँ तो तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम चाहो तो उस पीछे वाली के साथ जो चाहो कर सकते हो, वैसे भी मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जब रीति और श्रेया ये सुनते हैं तब उन्हें तो यकीन ही नहीं होता। रीति को लगा था कि हाँ अब उसका ब्रदर थोड़ा चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं है। उसने कभी भी रणधीर से नफरत नहीं किया था लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या बोल रहा है अभी रणधीर। वही श्रेया को भी यही लगा था कि रणधीर बदल गया है, सुधर गया है सच में और उसे एक चांस देना चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद तो श्रेया के मन में रणधीर को लेकर और भी ज्यादा नफरत आ चुकी थी। फिर वह रणधीर की तरफ देखती है, अपने आप को दूर करती है और बोलती है, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं तुम सुधर गए हो लेकिन तुम तो वही घटिया इंसान हो। ये बोलकर वह अपना फेस टर्न कर लेती है। सौरभ जब ये सुनता है तो वह बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को ये बोलने की? हाँ अभी बताता हूँ तुम्हें मैं, ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी रणधीर उसे पकड़ लेता है और कहता है, हे मैंने तुमसे कहा ना तुम इस टॉय के साथ नहीं खेल सकते हो, यह मेरी टॉय है। सौरभ जब ये सुनता है तब वो बोलता है, ओ अच्छा ठीक है, अगर सच में तुम इसे यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो वो पीछे वाली भी चलेगी क्योंकि वो इससे ज्यादा प्रेटी है। ये बोलकर वो जल्दी से जाता है और रीति का हाथ पकड़ लेता है। रीति ये देखकर डर जाती है और बोलती है, दी प्लीज प्लीज बचाए मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? ये बोलकर रीति सौरभ के हाथ पर मारने लगती है और उसे खुद से दूर करने लगती है लेकिन रीति इतना स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने आप को सौरभ से बचा सके। श्रेया जल्दी से आगे बढ़ने लगती है रीति को बचाने के लिए लेकिन तभी रणधीर उनका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी श्रेया, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे ये करना ही होगा तुमको सेफ रखने के लिए। और फिर वो अपनी आइज को बंद करता है और श्रेया की ओर देखता है और बोलता है, हे तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मैंने बस तुम्हारे साथ कुछ फनी तो किया था और तुमने क्या किया था और उसके लिए तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया था, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से श्रेया को वहां से ले जाने लगता है खींचते हुए। श्रेया उसको मरते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। वही दूसरी तरफ सौरभ जो था उसने रीति के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और वो रीति के फेस पर उसे टच कर रहा था। श्रेया जब ये देखती है तब वो अपने हाथों को रणधीर से छुड़वाने लगती है और बोलती है, छोड़ो मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो लेकिन नहीं, मैं गलत थी, तुम तो वही घटिया इंसान हो। तुम इतने चीप कैसे हो सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है वो तुम्हारी सिस्टर है, उसके बाद भी तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो।
लेकिन मुझे उसकी हेल्प करनी है, छोड़ो मुझे। सौरभ उसे हाथ मत लगाना, ये बोलकर वो चिल्लाते जा रही थी। रणधीर अपने मन में बोलता है, आई एम सॉरी श्रेया, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ, पहले मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं रीति के साथ कुछ नहीं होने दूंगा, मैं जल्दी उसे भी यहाँ से लेकर जाऊंगा। फिर वो जल्दी से उस रूम से बाहर आता है और वो गार्ड की ओर देखते हैं और बोलता है, इसे मेरे रूम में लेकर जाओ, मैं इसे बाद में आकर इसे वहाँ पनिशमेंट दूंगा। ये बोलकर वो उन गार्ड्स की ओर देखता है, वो गार्ड्स जो वहाँ पर खड़े हुए थे। वो अपने सिर को हाथ में हिलाते हैं और वो जल्दी से वहाँ से श्रेया को लेकर चले जाते हैं। श्रेया बार बार चिल्ला रही थी लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा था। रणधीर वहीं डोर के पास खड़ा हुआ था और वो देख रहा था क्योंकि उसे रीति को भी बचाना था। अगर उसने कुछ अभी नहीं किया तो रीति के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, और अगर मिहिर को पता चला तो मिहिर सच में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि रणधीर उस डोर को ओपन कर पाता, वहां पर भागते हुए श्रेया वापस आती है और बोलती है, डोर ओपन करो प्लीज, प्लीज छोड़ो उसे, उसके साथ कुछ मत करना, सौरभ प्लीज खोलो डोर। जब रणधीर ये देखता है तो वो बोलता है, ओ माय गॉड, ये यहाँ पर क्या कर रही है, मैं इन सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके, लेकिन नहीं, इसको तो अपनी बहादुरी दिखानी है। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं। फिर वो जल्दी से आगे आता है और श्रेया को पकड़ता है और वहां पर तभी गार्ड भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं, सर ये हमसे छुड़ाकर भाग आई थी, हम क्या करें। रणधीर गुस्से में उन गार्ड्स की ओर देखता है और फिर कहता है, अब मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। फिर वो जल्दी से श्रेया को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे ले जाने लगता है। श्रेया कहती है, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम घटिया इंसान, छोड़ो मुझे प्लीज, नीचे उतारो। और वो बार बार स्ट्रगल करने लगती हैं। रणधीर उसे कसकर अपने गोद में पकड़ता है और बोलता है, अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हल करूंगा। ये सुनने के बाद श्रेया डर जाती है और वो चुप हो जाती है। श्रेया को ऐसे ही पकड़ते हुए रणधीर जल्दी से अपने उस बड़े से मेंशन में लेकर आता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है। रूम में लेकर जाने के बाद वो उसे उतारता है। जैसे ही श्रेया रणधीर की गोद से नीचे उतरती है वह भागने लगती है, लेकिन रणधीर भाग कर जाता है और वो डोर को बंद कर देता है। रणधीर जब डोर को बंद करता है तब श्रेया उसकी ओर गुस्से से देखने लगती है और उसे एक कसक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, तुम कभी नहीं बदल सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है। रणधीर अपनी आइज को बंद कर लेता है, उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो उन्हें जल्दी से साफ करता है ताकि श्रेया इन आंसुओं को न देख सके। फिर वह जल्दी से जाता है और श्रेया हाथ पकड़ता है जो कि डोर को ओपन करने वाले थी। वह उसे लाकर बेड पर फेंक देता है और बोलता है, श्रेया अगर तुमने दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो देखना मैं जो एक बार पहले कर चुका हूँ वो दूसरी बार करने में मैं हिचकूंगा भी नहीं। श्रेया जब ये सुनती है तब वह डर जाती है और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। रणधीर जल्दी से अपनी फेस को टर्न कर लेता है और अपने मन में बोलता है, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, प्लीज मुझे माफ कर देना। वही श्रेया अब इतना डर चुकी होती है कि वह बस चुपचाप ऐसे ही बैठे रहती है। रणधीर फिर वहां से चला जाता है। वो जल्दी से बाहर आता है और डोर को बंद कर देता है और डोर के पास वही खड़े होते हुए सोचता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। वो 15 मिनट तक वहीं पर बैठा रहता है। फिर तभी उसे याद आता है रीति सौरभ के साथ अकेली है। फिर वह वहां से भागने लगता है। वही दूसरी तरफ रीति अपने आप को सौरभ से दूर करती है। सौरभ इस वक्त थोड़ा नशे में था तो वो रीति से दूर हो जाता है क्योंकि नशे में होने की वजह से वो स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाता। रीति जैसे ही देखती कि सौरभ उससे दूर हो गया है तो रीति जल्दी से भागती है, लेकिन उससे पहले वह ज्यादा दूर जा पाती है डोर ओपन करने के लिए। सौरभ उसे पकड़ता है और वो उसे बैग पर पुश कर देता है और वह जल्दी से रीति के ऊपर आता है और बोलता है, हे प्रिटी गर्ल, मैं कब से चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं करना चाहता हूं। रीति डर जाती है और वो पीछे की ओर होने लगती है, लेकिन तभी सौरभ रीति का पैर पकड़ता है और उसे अपने नीचे खींच लेता है। रीति स्ट्रगल कर रही थी, अपने आप छुड़वा रही थी और बोल रही थी, नहीं प्लीज, प्लीज दूर हटो मुझसे, भाई प्लीज हेल्प मी, दी प्लीज बचाए मुझे। रीति बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। सौरभ जब ये देखता है तो वो स्माइल करते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा। अगर तुम दोबारा से रोई तो देख लेना। लेकिन रीति रोना जारी रखती है और वो स्ट्रगल कर रही थी।
जिससे सौरभ कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह रीति फेस पर स्लैप करता है, जिससे रीति डर जाती है और भी ज़्यादा, और उसके माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि सौरभ ने उसे बहुत ही जोर से स्लैप किया था। रीति बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। सौरभ फिर जल्दी से रीति के दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से पकड़ता है और वो उसके फेस को एक हाथ से पकड़ता है और उसके फेस को सीधा करता है और फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रीति अपने फेस को टर्न कर लेती है। सौरभ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे रीति कुछ भी नहीं करने दे रही थी। दूसरी तरफ मिहिर बस रणधीर के एक सिग्नल का वेट कर रहा था, उसके बाद वो उस आइलैंड पर चला जाएगा अपने रीति को बचाने के लिए। मिहिर घबराहट हो थी, उसे लग रहा था कि नहीं कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रीति अपने आप को सौरभ से छुड़वा रही थी और बार बार बोल रही थी, प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम। सौरभ को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह रीति के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और फिर वह रीति के नेक पर अपने लिप्स को लेकर जाता है और वहां उसे वह टच कर रहा था। रीति को उसकी इस हरकत से इतना डर्टी फील होता है कि रीति क्या बताए। रीति फिर कसकर रोने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ बचाओ मुझे, हस्बैंड प्लीज़ मुझे बचा लो। रीति ये सब बोल रही थी तभी रणधीर भागते हुए आता है और वो जल्दी से उस डोर को देखता है जहां से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि वो साउंड प्रूफ था। रणधीर जल्दी से डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो ओपन करता है तब वो सौरभ को देखता है जिसने रीति को पकड़ कर रखा था और वो रीति के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये देखकर रणधीर को बहुत गुस्सा आता है। रणधीर फिर इधर उधर देखता है और तभी उसको रूम के अंदर एक फ्लावर पॉट दिखाई देता है। रणधीर जल्दी से उसे उठाता है और वो सौरभ के सर में उसे कसकर मार देता है, जिससे सौरभ वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। जैसे ही रणधीर ये करता है रीति डर जाती है और वह जल्दी से उठकर रणधीर के पास आ जाती है और रोते हुए कहती है, भाई प्लीज हेल्प मी। रणधीर जल्दी से रीति को गले लगा लेता है और बोलता है, रीति शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे पास, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने तुम्हें हाथ लगाया कैसे। रीति सब उसकी बातें सुनती है तो वह बहुत ही कस कर रोने लगती है अपने भाई हक करके। रणधीर रीति को ऐसे ही गले लगाए रखता है। काफ़ी देर तक रीति रोती रहती है और फिर वो चुप होती है। रणधीर जब देखता है कि रीति शांत हो गई है तब वो जल्दी से रीति को अपने से दूर करते हुए कहता है, रीति तुम ठीक हो ना, दिखाओ मुझे, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं है ना। रीति कहती है, नहीं मुझे नहीं लगी है, लेकिन श्रेया दी कहाँ है, वो ठीक तो है ना। रणधीर रीति की ओर देखता है और बोलता है, रीति चिंता मत करो, श्रेया बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और तुम चिंता मत करो, ठीक है, मिहिर तुम्हें बचाने के लिए जल्द ही आ जाएगा, बस कल मॉर्निंग होने तक का वेट करो, उसके बाद तुम सबको हम यहाँ से लेकर चले जाएंगे। रीति जैसे ही ये सुनती है कि मिहिर आ रहा है तो रीति खुश हो जाती है और बोलती है, क्या क्या सच में वो आ रहे हैं। रणधीर बोलता है, हाँ रीति मिहिर आ रहा है और कल सुबह होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो और फिलहाल तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है। रीति कहती है, हाँ ठीक है। विजिल बोलता है, हाँ ठीक है, मैं वही करूँगी। रणधीर फिर रीति को बहुत सारी चीज़ें बताता है और कहता है, तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है। रीति कहती है, हाँ समझ गई। रणधीर बोलता है, ओके तो फिर एक काम करो, मुझे अपना हाथ दो। रीति अपने दोनों हाथ रणधीर के सामने कर देती है। रणधीर उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके हाथ को उसके पीठ के पीछे कर देता है और उसे कस के पकड़ लेता है और फिर वह रीति को लेकर जाता है डोर के पास और बोलता है, रीति जैसे ही मैं डोर ओपन करूं तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। रीति कहती है, हाँ मुझे याद है। रणधीर फिर डोर ओपन करता है और रीति को इशारा करता है। रीति कहती है, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, मैंने जैसे उसे मारा है मैं तुम्हें भी मारूंगा अगर तुमने मुझे ऐसे हाथ लगाया तो। रणधीर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को मारने की, अभी बताता हूँ तुम्हें देखता हूँ मैं बचकर कहाँ जाओगी तुम। रणधीर जल्दी से चिल्लाता है, गार्ड्स जल्दी अंदर आओ। गार्ड्स जैसे ही रणधीर की वॉइस को सुनते हैं, गार्ड्स जो वहीं बाहर थोड़ी दूर पर खड़े हुए थे वो भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, सर क्या हुआ। रणधीर कहता है, जल्दी अंदर जाओ और देखो उसे क्या हुआ है, जल्दी उसे लेकर जाओ, इसने उसके सर पर फ्लावर बोट मार दिया है, जल्दी जाओ। वो गार्ड बोलते हैं, ओके सर हम अभी जाते हैं। जल्दी से 3 गार्ड रूम के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि सौरभ जो है वह बेड पर गिरा हुआ है और उसके सर से ब्लीडिंग हो रही है।
वह गार्ड जल्दी से आते हैं, सौरभ को उठाकर उसे रूम से बाहर लेकर आते हैं। रणधीर उन गार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है, जल्दी जाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इसे ट्रीट कराओ जल्दी से। गार्ड्स बोलते हैं, ओके सर। और फिर वो गार्ड्स वहां से सौरभ को लेकर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी वहां पर जो एक हेड गार्ड वह खड़ा हुआ था, वो रणधीर की ओर देखता है और बोलता है, सर इसे वापस से रूम के अंदर बंद कर दीजिए। रणधीर उस गार्ड की ओर देखता है और बोलता है, इसे मैं हैंडल करता हूँ, तुम जाओ जल्दी से, पहले उसका ट्रीटमेंट करवाओ। वो गार्ड बोलता है, ओके सर। फिर वो वहां से चला जाता है। उन सभी के वहां से जाने के बाद रणधीर रीति को लेता है और वह उसे अपने रूम के पास लेकर आता है। और तभी उन दोनों को रूम के अंदर से श्रेया के चिल्लाने की वॉइस को सुनाई देती है। रणधीर जल्दी से रीति की ओर देखता है और बोलता है, रीति तुम अभी श्रेया को कुछ भी नहीं बताओगी कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, ओके? रीति कहती है, हाँ मैं नहीं बताऊंगी। रणधीर फिर जल्दी से रूम का डोर ओपन करता है। श्रेया जो रूम के अंदर थी, जब वह देखती है कि कोई रूम का डोर ओपन कर रहा है तो वह जल्दी से पीछे हो जाती है। और वह अपने हाथ में एक कांचा वाच पकड़ी हुई थी ताकि अगर कोई भी उसे परेशान करे तो उसे वो मार सके और यहाँ से भाग सके। लेकिन जब अपने सामने रीति को देखती है तो वो जल्दी से उस फ्लावर वाश को नीचे गिरा देती है और रीति को हक करते हुए कहती है, रीति तुम ठीक तो हो ना? वह रीति को अच्छे से चेक करने लगती है। रीति कहती है, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रेया रीति को जल्दी से हक कर लेती है और कहती है, थैंक गॉड रीति कि तुम ठीक हो। और फिर वह रणधीर को देखती है और कहती है, तुम दूर रहो, समझ आया तुम्हें? रणधीर कुछ भी नहीं बोलता है और वह रूम को बंद करता है और वहां से चला जाता है। श्रेया उसके जाते ही डोर को अंदर अच्छे से बंद कर देती है और फिर रीति को लेकर बेड पर बिठा है और कहती है, दिखाओ मुझे, तुम्हें कहीं चोट तो लगी है ना? रीति कहती है, नहीं दी, मुझे चोट नहीं लगी है। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ हम बाहर रणधीर को देखते हैं। जैसे ही रणधीर अपने रूम से बाहर आता है, सामने उसे कुछ गार्ड्स मिलते हैं। रणधीर उनके पास जाता है और पूछता है, सौरभ कहाँ है? गार्ड जवाब देते हैं, सर अभी डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। रणधीर सिर हिलाता है, ओके। इतना कहकर वह उसी तरफ बढ़ जाता है जहां सौरभ का रूम था। वह अंदर जाता है तो देखता है कि डॉक्टर सौरभ के सिर पर पट्टी कर रहा है। रणधीर पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, डॉक्टर इसे होश आने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर जवाब देता है, ज्यादा देर नहीं, कुछ ही समय में होश आ जाएगा। वैसे ये सब हुआ कैसे? रणधीर शांत आवाज में कहता है, कुछ नहीं, बस हल्का सा एक्सीडेंट था। डॉक्टर ओके कहकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद रणधीर वहीं बैठा रहता है। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। कुछ देर बाद वह देखते हैं कि सौरभ को धीरे धीरे होश आने लगा है। सौरभ तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, सौरभ क्या तुम ठीक हो? उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सौरभ हल्की आवाज में बोलता है, हाँ, लेकिन मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? रणधीर उसे देखता है और कहता है, कुछ नहीं, तुम पहले आराम से बैठ जाओ। वह सौरभ को सहारा देकर बिठाता है। अब ठीक लग रहा है। सौरभ अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? और ये पट्टी, क्या हुआ था मुझे? ये सुनकर रणधीर अपने मन में सोचता है, इसे कुछ भी याद नहीं है, अच्छा है। फिर वह बाहर से शांत रहता है और कहता है, कुछ नहीं, बस ये बताओ, तुम्हें कुछ याद है? कल क्या हुआ था? सौरभ याद करने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। रणधीर बोलता है, थोड़ा सोचो, कुछ भी। सौरभ बोलता है, कल हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे, फिर तुमने कहा था कि कहीं चले, उसके बाद हम शायद बाहर गए थे, फिर अचानक मुझे दर्द हुआ और मैं गिर गया। उसके बाद कुछ याद नहीं है। रणधीर उसकी बात सुनकर कहता है, बस वही हुआ, तुम लड़खड़ा गए थे और सीढ़ियों से गिर पड़े, सिर पर चोट लग गई थी। ये सुनते ही सौरभ गुस्से में बोलता है, क्या वो उस रीति की वजह से? अभी बताता हूँ मैं उसे। वह उठने लगता है, तभी सौरभ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सौरभ प्लीज शांत रहो, अभी तुम्हारे सिर का ख्याल रखना जरूरी है, स्ट्रेस लोगी तो दर्द और बढ़ेगा। सौरभ फिर भी कहता है, नहीं, मैं उसे सबक सिखा कर आऊंगा। रणधीर उसे रोकते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसे पहले ही सबक सिखा चुका हूँ, तुम बस आराम करो। सौरभ कुछ सोचकर कहता है, ओके। रणधीर बोलता है, अब तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं गार्ड को बोल देता हूँ तुम्हारे लिए खाना ले आए। सौरभ सिर हिलाता है, ठीक है। वह बेड पर लेट जाता है। रणधीर उसे दवा देता है और फिर रूम से बाहर निकल जाता है।
बाहर जाकर वह गार्ड से कहता है, सौरभ के लिए खाना ले आओ। गार्ड जवाब देता है, ओके सर। इसके बाद रणधीर अपने रूम की तरफ जाता है। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी, क्योंकि वह श्रेया और रीति को भी खाना खिलाना चाहता था। वह दरवाजे के पास पहुंचता है और डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अंदर से बंद होता है। वह बाहर से बोलता है, श्रेया प्लीज डोर ओपन करो। अंदर श्रेया और रीति बेड पर थी। रीति पहले ही सो चुकी थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह बहुत थक चुकी थी। श्रेया ने उसे सुला दिया था। डोर पर नॉक और आवाज सुनकर श्रेया को गुस्सा आता है और वह पूरी तरह इग्नोर कर देती है। रणधीर बार बार बोलता है, प्लीज श्रेया एक बार डोर ओपन कर दो, लेकिन श्रेया डोर नहीं खोलती। रीति को बार बार आवाज से नींद डिस्टर्ब होने लगती है। वह आंखें खोलती है और धीमी आवाज में पूछती है, क्या हुआ? ये आवाजें? श्रेया कहती है, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं संभाल लूंगी। रीति फिर भी डोर की तरफ देखती है और ध्यान से सुनती है, तो उसे रणधीर की आवाज पहचान में आ जाती है। ये तो भाई है ना? रीति कहती है। श्रेया गुस्से में जवाब देती है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। देखा नहीं उसने क्या किया था? रीति कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रणधीर ने पहले ही उसे समझा दिया था कि अभी श्रेया को कुछ नहीं बताना है, इसलिए वह चुप रहती है। कुछ देर बाद अचानक डोर खुल जाता है। रणधीर अपनी स्मार्टनेस से अंदर आ चुका था। डोर खुलते ही श्रेया और रीति उसकी तरफ देखते हैं। रणधीर के हाथ में खाने की ट्रे थी। वह अंदर आकर ट्रे टेबल पर रखता है और कहता है, रीति श्रेया आओ खाना खा लो। श्रेया गुस्से में कहती है, हमें तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। रणधीर शांत होकर बोलता है, श्रेया प्लीज खा लो, अगर तुम वीक हो जाओगी तो सब और मुश्किल हो जाएगा। ये बोलते हुए उसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजबूर था। फिर वह रूम से बाहर निकल जाता है और डोर बंद कर देता है। बाहर आकर वह अपने काम में लग जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में, क्योंकि आज रात उसे सब कुछ मिहिर को भेजना था, ताकि सुबह मिहिर आ सके और श्रेया रीति को यहाँ से ले जा सके। 3 घंटे बाद का सीन। श्रेया सो रही थी। रीति सब कुछ चेक कर रही थी। उसने बहुत मुश्किल से श्रेया को खाना खिलाया था, क्योंकि अगर वह नहीं खाती तो बेबी की हेल्थ पर असर पड़ता। सब कुछ ठीक देखकर रीति डोर की तरफ देखती रहती है। तभी डोर खुलता है और रणधीर अंदर आता है। उसे देखकर रीति राहत की सांस लेती है। रणधीर काउच पर बैठता है और पूछता है, खाना खा लिया? रीति जवाब देती है, हाँ मैंने भी खा लिया है और दी को भी खिला दिया है। ये सुनकर रणधीर रिलैक्स महसूस करता है। वह श्रेया को देखता है, जो शांति से सो रही थी। फिर वह अलमारी के पास जाता है, अपनी छुपाई हुई सीक्रेट चीजें निकालता है और सारी जानकारी मिहिर को भेज देता है। सब कुछ भेजने के बाद वह सामान वापस छुपा देता है और रीति से कहता है, तुम भी आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ। रीति थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, लेकिन रणधीर बोलता है, कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। रीति ओके कहकर सो जाती है। उन्हें शांति से सोते देखकर रणधीर को अच्छा लगता है। वह सोफे पर बैठ जाता है और सोचता है, सुबह क्या होने वाला है। इसके बाद वह बाहर जाकर सब कुछ चेक करता है, गार्ड्स, खाना, सिक्योरिटी। फिर वह एक शीशी निकालता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई गार्ड नहीं है, तो वह चुपके से अंदर जाकर उस शीशी का सामान खाने में मिला देता है। उसे पता था कि जैसे ही गार्ड खाना खाएंगे, वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। काम पूरा करके वह जल्दी से वापस अपने मेंशन लौटता है। वह देखता है कि उसकी माँ अभी भी लैपटॉप पर काम कर रही हैं। वह पूछता है, मॉम इतनी रात को आप क्या कर रही हैं? उसकी मॉम तुरंत लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है, तुम यहाँ इतनी देर से? जाओ सो जाओ। रणधीर ओके कहता है, लेकिन उसके मन में सवाल रह जाता है, मॉम आखिर क्या कर रही थी? वह बिना कुछ कहे अपने रूम में लौट आता है। देखता है कि दोनों सो रहे हैं। वह सोफे पर लेट जाता है और धीरे धीरे उसकी भी आंख लग जाती है। अब आगे। सुबह के 4 बज रहे होते हैं, तभी रणधीर की नींद खुलता है और वह उठकर कमरे से बाहर चला जाता है और उस मेंशन के सबसे लास्ट वाले कमरे में जाकर सो जाता है, ताकि उसे कोई देखे ना कि वह अपने रूम में नहीं है। और वह इस वक्त अपने रूम में नहीं रह सकता था, क्योंकि अगर श्रेया की नींद खुल जाती और वह उसे अपने रूम में देख लेती तो पक्का इस वक्त हंगामा खड़ा कर देती। वही उस आयरलैंड पर उस मेंशन की कुछ दूरी पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और फिर वह उस मेंशन के अंदर चली जाती है और सबसे पहले वह रणधीर के कमरे में जाती है और वही श्रेया को जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है दरवाज़ा खुलने की, बहुत तुरंत उठकर बैठ जाती है
और जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अगले पल ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह स्माइल करते हुए कहती है, मुझे पता ही था इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के पास तो इतना दिमाग नहीं है। वह लड़की हंसते हुए कहती है, ओह मतलब तुम समझदार हो। वैसे तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? श्रेया कहती है, सिया तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही गंदा सरप्राइज दिया है मुझे? सिया उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये बात तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुमने हम सबको सरप्राइज दिया है, वह भी सबसे गंदा वाला। एक तो अपना रेप करवा लिया, ऊपर से प्रेग्नेंट भी हो गई। और जब उसे बच्चों को मारना था तो तुमने से रखने का फैसला भी कर लिया। तुमने एक बार भी सोचा है तुम्हारे इस कदम से राजपूत खानदान की इज्जत की कितनी धज्जियां उड़ेगी? श्रेया उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को देखने लगती है और कहती है, तो क्या मेरी मॉम को पता है कि तुम मेरे डैड के साथ सो चुकी हो? सिया जैसे ही उसकी इस बात को सुनती है वह एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? श्रेया कहती है, तुमने अभी तो कहा मैं राजपूत खानदान की कलंक हूँ और मुझे राजपूत का अंदाज का कलंक से किसी इंसान का सकता है वो है मेरे डैड। वैसे उन्होंने तुम्हें कौन सा सपना देखा है जो उनके लिए तुम इस हद तक जा रही हो? कहीं उन्होंने तुमसे शादी करने का वादा तो नहीं किया है ना? या फिर तुम कहीं मेरी माँ बनने का सपना तो नहीं देख रही हो ना? ओह सॉरी, अगर तुम मेरी माँ बनने का सपना देख रही हो ना तो ये सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि यह मेरी माँ के रहते तो कभी पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे ही तुमको पता चलेगा कि उनके पति की लाइफ में फिर से कोई लड़की आ गई है तो तुम या तो किसी पागलखाने में मिलोगे या फिर किसी कैदखाने में, या फिर तुम्हारी खूबसूरत चेहरा जला दिया जाएगा। इसलिए अभी भी टाइम है, दूर चली जा जितना हो सके उनसे। सिया श्रेया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, सच में तुम दोनों बाप बेटी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। यहाँ आने से पहले मुझे तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुम मेरी सारी चीज़ बोलने वाली हो, और देखो उनकी बात सही भी निकली। इसलिए बेबी तुम मेरा टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि तुम आज पढ़ने वाली हो, तुम चिंता नहीं रहोगी मेरा अंत देखने के लिए, जो तुम्हारे हिसाब से होने वाला है। क्योंकि आज तुम अपने बच्चों के साथ मरने वाली हूँ। और फिर रीति की तरफ देखती है जो गहरी नींद से सो रही होती है और उसके दोनों कानों पर श्रेया ने हाथ रखा होता है ताकि वह आवाज़ सुनकर उठ ना जाए। श्रेया को रीति को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हुए देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम अभी जिस प्रोडक्ट करने वाली हो ना, कुछ देर बाद इसी इंसान का वो हाल होने वाला है कि आप खुद भी खुद को नहीं पहचान पाएगी। मैं इस लड़की को ऐसी सजा दूंगी कि यह खुद की मौत के लिए मुझे भीख मांगेगी, लेकिन इसे मैं वो भी नहीं दूंगी। और फिर वह छुटकी बजती है, जिसके बाद बहुत सारे बॉडीगार्ड उसे रूम में आ जाते हैं और उनके साथ ही सौरभ भी अंदर आ जाता है। सिया सौरभ को गुस्से से देखते हुए कहती है, मैंने तुमसे इन दोनों को टॉर्चर करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो इन्हें अपना मेहमान बन के रख रहे हो। सौरभ कहता है, मैंने तो इन दोनों को तुम्हारे कहने के हिसाब से ही रखा था, लेकिन उसे रणधीर ने इन दोनों को यहाँ पर लाकर रखा है। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वह इन दोनों को टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर लाया है। सिया कहती है, तुम्हें सच में लगता है वह ऐसा कुछ करेगा इन दोनों के साथ? इनमें से एक जो उसकी बहन है और दूसरी वह जिससे वह प्यार करता है, वह इन दोनों को कभी कष्ट होने देगा क्या? वही रीति भी बॉडीगार्ड की आती ही उठ गई होती है और वह भी काफ़ी ज़्यादा सबको देखकर डर जाती है और वह श्रेया को अपने पीछे करके उसके आगे खड़ी हो जाती है जैसे वह उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। सिया जब उन दोनों को ऐसी दिखती है तो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, सच में तुम दोनों एक दूसरे से लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। तो बता, मैं अपना कार्यक्रम सबसे पहले किसके साथ शुरू करवाऊँ? श्रेया कहती है, सिया तुम्हारी दुश्मनी मुझे है, मैं हूँ राजपूत खानदान से, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, प्लीज़ इसे यहाँ से जाने दो। तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मैं कलंक हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे ख़त्म करो। रीति जब श्रेया की ऐसी बातें सुनती है तो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सौरभ जब रीति को देखता है तो ताने भरे लहजे में कहता है, हाँ तुम ही थी ना जिसने कल मुझे स्लैप किया था। ये कहते ही वह गुस्से में रीति के पास जाता है और उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है। श्रेया तुरंत आगे बढ़ती है और उसके हाथों से रीति को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सौरभ ने बाल इतनी जोर से पकड़ रखे होते हैं कि कोई उसे छुड़ा नहीं पाता। तभी सौरभ अचानक श्रेया को जोर से पुश कर देता है, जिससे श्रेया सीधे फर्श पर पेट के बल गिर जाती है। गिरते ही उनके पेट में तेज दर्द उठता है और वह कराह उठती है। ये सब देखकर रीति घबरा जाती है, वह चिल्लाते हुए कहती है, दी।
और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगती है। नीचे गिरे हुए श्रेया दर्द से तड़प रही होती है। तभी वहां पर भागते हुए रणधीर ये देखता है तो भागते हुए उनके पास आता है और घुटनों के बल बैठकर कहता है, श्रेया तुम ठीक तो हो ना? लेकिन श्रेया के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जब रीति ये देखती है तो वह भी डर जाती है और बेचैनी में खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सौरभ उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। तभी रीति गुस्से में आकर पूरी ताकत से सौरभ के पैर पर किक करती है। तेज दर्द के कारण सौरभ रीति को छोड़ देता है। रीति तुरंत दौड़कर श्रेया के पास जाती है, जो इस वक्त रणधीर की गोद में थी। वह घबराए हुए स्वर में कहता है, श्रेया आप ठीक तो हो ना? उसी पर रीति भी भागते हुए आती है और घबरा कर बोलती है, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? आप अपने पेट को क्यों पकड़ी हैं? ये सुनते ही रणधीर अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। वह धीरे धीरे रीति की ओर देखता है और कांपती आवाज में पूछता है, रीति क्या कहा तुमने? रीति रणधीर की ओर देखते हुए कहती है, हाँ, डी की टमी में बेबी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? श्रेया दूसरी ओर दर्द में थी। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह बुदबुदाते कहती है, मेरा बेबी, मेरा बेबी। ये कहते कहते वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेहोश हो जाती है। रणधीर अभी भी सदमे में खड़ा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि यह सब अचानक कैसे हो गया। रीति घबरा कर कहती है, दी प्लीज आंखें खोलिए। कुछ पल बाद रणधीर होश में आता है। वह श्रेया को देखता है, फिर अचानक उन्हें नीचे लिटा देता है और गुस्से में सौरभ की ओर दौड़ता है। वह सौरभ के चेहरे पर लगातार पंच मारने लगता है। वहां मौजूद गार्ड्स दौड़कर आते हैं और रणधीर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें धक्का देकर फिर से सौरभ पर टूट पड़ता है। सौरभ चिल्लाता है, रणधीर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह गार्ड्स को आदेश देता है, जल्दी आओ, इसे पकड़ो। गार्ड्स रणधीर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह गुस्से में दहाड़ता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हट करने की? तभी उसकी मॉम सामने आती है और तेज आवाज में कहती है, बस करो, ये सब क्या हो रहा है? वह रणधीर की ओर देखती है और सवाल करती है, तुम इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? रणधीर गुस्से से उनकी ओर देखता है और चिल्लाता है, क्योंकि वो मेरा बेबी है। ये सुनते ही उसकी मॉम और रीति दोनों अपनी अपनी जगह फ्रीज हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। रणधीर अब सिर्फ बेहोश पड़ी श्रेया को देख रहा होता है। वह खुद को गार्ड से छुड़ाता है और दौड़कर श्रेया के पास जाता है। उनके चेहरे को पकड़कर रोते हुए कहता है, श्रेया प्लीज उठ जाओ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? उसकी आवाज टूट जाती है। वह श्रेया को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। तभी उसकी मॉम गुस्से में गार्ड्स को आदेश देती है, पकड़ो उसे। रणधीर पीछे मुड़कर गरजता है, अगर कोई आगे आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन गार्ड्स फिर भी आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। गार्ड्स श्रेया को उसके हाथों से छीन लेते हैं और नीचे लिटा देते हैं। रीति भागकर श्रेया को चेक करने लगती है। वह बेहोश होती है। रणधीर गार्ड से छूटने की कोशिश करता हुआ बार बार चिल्लाता है, मॉम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, श्रेया प्लीज उठो। उसकी मॉम गुस्से में लैपटॉप उठाती है और कहती है, हम यहाँ से जा रहे हैं, इन दोनों का इंतजाम कर देना। सौरभ हंसते हुए बोलता है, ओ गॉड, मुझे तो बस थोड़ा फन करना था। तभी सिया ठंडे स्वर में कहती है, फन करो, इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेकिन मेरा काम खत्म होना चाहिए। इन दोनों में से यहाँ से कोई नहीं जाना चाहिए। वही रणधीर को घसीट कर ले जाया जा रहा होता है। तभी वहां से रणधीर की मॉम भी जाते हुए कहती है, इन दोनों के साथ तुम्हें जो करना है जल्दी करना, क्योंकि अब कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम्हारी होगी। मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है और मुझे इन सब चीज़ों से अब कोई मतलब नहीं है। और फिर वो गार्ड्स की ओर देखती है और बोलती है, चलो पकड़ के ले चलो। रणधीर कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। मुझे पता चल चुका है कि आप कितनी घटिया है। ये बोलकर वो गुस्से में अपनी मॉम की ओर देखता है। जैसे ही उसकी मॉम ये सुनती है उन्हें तो यकीन ही नहीं होता ये क्या हो गया है। वह जल्दी से रणधीर के पास जाती है और बोलती है, बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? रणधीर बोलता है, दूर रहिए, मेरे पास भी मत आना। मुझे पता चल गया है आपने क्या क्या किया है। मैं यकीन भी नहीं कर सकता था आपने इतना सब कुछ कैसे कर दिया। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलती थी, लेकिन आपने अगर हमें अच्छे से सिखाया होता तो शायद आज ये ना हो रहा होता। मॉम प्लीज़ अभी भी वक्त है, सुधर जाए। गुस्से में उसकी मॉम उसकी की ओर देखते हैं और बोलती है,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर कुछ ही देर बाद वह मैशन से बाहर आ चुकी थी और वह वहां पर देखती है हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था और वह उसी हेलीकॉप्टर की ओर ही जा रही थी। वही अंदर रीति अभी भी श्रेया पास बैठी हुई थी और वो बोल रही थी, दी प्लीज उठिए ना, प्लीज मुझे मत डराए, प्लीज उठ जाए, प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। लेकिन वहां पर उसका सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ रणधीर अपने आप को छुड़वा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, वह भी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में था। सौरभ जब देखता है कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है तब वह जाता है और रीति को श्रेया से अलग कर देता है। रीति बोलती है, छोड़ो मुझे तुम घटिया इंसान कहीं के, छोड़ो मुझे, ये बोलकर वो अपने आप को सौरभ से छुड़वाने लगती है। सौरभ कसकर रीति के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे जहां पर जो सोफा था उस पर पुश कर देता है। रीति अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही थी, वो डर चुकी थी। रीति जल्दी से अपने फेस को साइड करने लगती है। सौरभ रीति के फेस को दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है, प्रिटी गर्ल अब तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे उस हस्बैंड ने मेरी यह हालत कर दी थी, अब देखो मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। तुम सबकी वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है, तो मैं भी उस मिहिर को ऐसा दर्द दूंगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगा, रोएगा वो भी तुम्हें देखकर, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। वही रणधीर अपने आप को छुड़वा रहा था और उसने ऑलमोस्ट सभी लोगों से अपने आप को छुड़वा लिया था और वो भागकर बस उसी ओर ही आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से उस घर के अंदर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। वो गार्ड्स आते हैं और सभी गार्ड्स आने के बाद सौरभ के ऊपर गन्स को पॉइंट कर देते हैं। अब हमें मिहिर को देखा जाता है जिसने पूरा ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी गन थी और वो गुस्से में था, उसकी आइज पूरी तरह से रेड थी। मिहिर के पीछे ही प्रिया थी और उसके हाथ में भी गन थी और वह भी जितने भी लोग वहां पर थे उन्हें शूट कर रही थी। मिहिर जल्दी से आता है और वो जैसे ही सौरभ को देखता है वो भी रीति के साथ इस तरह से हरकत करते हुए तो मिहिर को बहुत गुस्सा आता है। मिहिर जल्दी से जाता है और वह सौरभ को दूर करता है। जैसे ही सौरभ मिहिर को देखता है उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक जाती है। मिहिर सौरभ को पकड़कर जल्दी से अपनी गार्ड्स की ओर फेंक देता है। वो गार्ड जल्दी से आते हैं और फिर सौरभ को पकड़ लेते हैं। सौरभ चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे मिहिर, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ काफी सारे गार्ड्स मिसेज राठौर को भी पकड़कर अंदर ले आते हैं। मिसेज राठौर चिल्ला रही थी और बार बार बोल रही थी। वही रणधीर पहले ही श्रेया के पास जा चुका था और वह उसे जल्दी से अपनी गोद में कैरी करता है और वहीं बैग पर बैठा आता है और बार बार बोलता है, श्रेया प्लीज उठो ना। मिहिर रीति को देखता है जो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। मिहिर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे हक करता है और बोलता है, री शांत हो जाओ, देखो मैं हूँ। रीति कहती है, नहीं नहीं प्लीज प्लीज दूर हटो, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। रीति बहुत ही बुरी कंडीशन में आ गई थी। मिहिर बोलता है, री मैं हूँ तुम्हारा मिहिर, रीति प्लीज आइज खोलो। रीति धीरे धीरे करके अपनी आइज को ओपन करती है। जब अपनी आइज को ओपन करती है तब उसे अपने चारों तरफ एक बहुत ही वम फीलिंग होती है, तब जाकर वो शांत होती है। रीति सब मिहिर को देख लेती है तो वो शांत हो जाती है और वो जल्दी से उसे हक कर लेती है। मिहिर भी उसको वैसे ही गले लगाए रखता है, उसे शांत कराता है, बोलता है, रीति मैं आ गया हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, मैं आ गया हूँ ना, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। रीति लगभग 2 मिनट के बाद धीरे धीरे शांत होती है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और वह घबराकर बोलती है, दीदी श्रेया दी। मिहिर इधर उधर देखने लगता है। अचानक उसे समझ आता है और वह भागते हुए श्रेया की तरफ जाता है। वह घबराकर पूछता है, श्रेया को क्या हुआ है? रीति कांपती हुई आवाज में कहती है, वो इस उस गंदे लड़के ने हमारी दी को पुश कर दिया था, वो नीचे गिर गई थी, इनके स्टमक में बहुत पेन हो रहा था और ये बेहोश हो चुकी है। ये सुनते ही मिहिर की आंखों में आग सी जल उठती है। गुस्से से उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत रणधीर के हाथों से श्रेया को ले लेता है और जोर से आदेश देता है, जल्दी से चॉपर रेडी करो। सारे गार्ड सिर हिलाते हैं और भागते हुए हेलीकॉप्टर तैयार करने चले जाते हैं क्योंकि मिहिर यहाँ चौपर से ही आया था। वहां मौजूद जितने भी गार्ड्स और दुश्मन थे सबको मार गिराया था। अब वह आखिरकार रीति और श्रेया को लेकर वहां से जाने वाला होता है। दूसरी तरफ रणधीर भी दौड़ता हुआ मिहिर के पीछे आता है। वह मिहिर की ओर देखता है और कहता है, मिहिर तुम इन सबको यहाँ से लेकर जाओ, तब तक मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, मैं बहुत जल्द तुम्हें घर पर मिलूंगा। मिहिर सिर हिलाकर कहता है, ओके। इसके बाद मिहिर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक सौरभ गार्ड से खुद को छुड़ा लेता है।
गार्ड्स में से एक के हाथ में गन होती है। सौरभ झपटकर वह गन छीन लेता है। वह चिल्लाते हुए बोलता है, मिहिर। मिहिर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उस वक्त श्रेया मिहिर के ही गोद में होती है। इससे पहले कि सौरभ सही से निशाना साध पाता, काफी सारे गार्ड्स दौड़कर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन गार्ड्स के पकड़ने से सौरभ डिसबैलेंस हो चुका होता है, फिर भी गन से गोली फायर हो जाती है। गोली मिहिर की ओर नहीं जाती, वो सीधी श्रेया की ओर बढ़ रही होती है। अचानक किसी के चीखने की आवाज आती है। मिहिर जब अपने सामने देखता है तो वहां रणधीर खड़ा होता है। गोली रणधीर की बॉडी को चीरती हुई निकल जाती है। रणधीर वहीं नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी से खून बहने लगता है। ये दृश्य देखकर मिहिर पूरी तरह शॉक में चला जाता है। प्रिया जो मिहिर के साथ ही थी, वह भी डर से कांप जाती है। मिहिर को यकीन ही नहीं होता कि यह क्या हो गया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में यहाँ ऐसा कुछ हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मिहिर भागते हुए रणधीर के पास जाता है। वह देखता है कि रणधीर फर्श पर गिरा हुआ है और उसकी बॉडी से लगातार खून निकल रहा है। रीति पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वहां मौजूद हर इंसान शॉक में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी जगह सन्नाटे में डूब चुकी थी। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं क्या होता है।